हाँ, तो हम बात कर रहे थे बेटे यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट की। सीए इंटरमीडिएट में जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे अब आपके दो ग्रुप में डिवाइडेड होंगे। सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के बीच में जो एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो ये होगा कि सीए फाउंडेशन में आपने 4 सब्जेक्ट को एक बार में हैंडल किया है, लेकिन इंटरमीडिएट के अंदर आपको 8 अलग अलग सब्जेक्ट, 8 डिफरेंट सब्जेक्ट यू नीड टू हैंडल एट दिस टाइम। मैं पहले आपको आपके सब्जेक्ट्स के नाम बता दूं, हालांकि इतनी रिसर्च आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखी होगी, मेरी उम्मीद है इतना तो आपने पता कर ही लिया होगा। इतने दिन से सर हम लोग भी यही काम कर रहे थे, तो फिर भी मेरी तरफ से भी सुन लो। हाँ सर ठीक है। ग्रुप 1 के अंदर बेटे पहला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका अकाउंटिंग। ठीक है, नवनीत अग्रवाल सर का सब्जेक्ट कह सकते हो आप इसको, मैं यही पढ़ाने वाला हूँ। दूसरा, अब अकाउंटिंग के अंदर सर क्या होगा, 2-3 टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे ग्रुप 1 की अकाउंटिंग के अंदर जो आपके सीए फाउंडेशन से मिलते जुलते होंगे। बाकी जितने टॉपिक आपको मिलेंगे वो बिल्कुल ही अलग किस्म के टॉपिक होंगे। ठीक है, दूसरा जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा यहाँ पे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के अंदर वही आपको कंपनी अकाउंट, कंपनी लॉ और उसके साथ में एक दो मिले जुले लॉ आपको पढ़ने हैं। अब सीए फाउंडेशन के अंदर आपने जो लॉ पढ़ा है, आप अपनी उस नॉलेज को, उस स्किल को, उस लैंग्वेज को और उस इंटरप्रिटेशन को आप इंटरमीडिएट के अंदर बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा सब्जेक्ट होगा इसके अंदर आपके लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरा मतलब कि मेरी नॉलेज या मेरे एक्सपीरियंस को अगर आप माने तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना तो आपने 11th में पढ़ा है, ना 12th में पढ़ा है, ना सीए मतलब कि सीए फाउंडेशन के अंदर पढ़ा है। ये बिल्कुल ही नया टॉपिक आपके पास में आएगा। और ये टॉपिक के अंदर दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको आने वाली है, दिस टॉपिक इज प्योरली रिलेटेड टू योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपको रिपोर्टिंग नहीं करना। अकाउंटिंग एक हद तक आपके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर मेनली टॉपिक होता है वहां पे रिपोर्टिंग करने का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ये हमारे स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो और इस तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट और ऑल दैट ये सब प्रिपेयर होना चाहिए। बट दैट इज नॉट सो इन द केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बना था वो अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग के लिए बना था, हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, मुद्दा यहां पर इसका रहेगा। और यहां पर कुछ चीजें ऐसी होंगी, अकाउंटिंग की ही टर्मिनोलॉजी होगी, शब्द वही होंगे, आइटम वही होंगे, लेकिन उनके ट्रीटमेंट आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बदल जाएंगे। और यही चीज इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत टफ है या बहुत ऊटपटांग है ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आत्मा थोड़ी सी अलग है, मैं ये कहूंगा। अगला सब्जेक्ट होगा आपका टैक्सेशन से। जय माता दी सर जी, जय माता दी ज्ञान। सॉरी सर थोड़ा लेट में आया, अरे कोई बात नहीं बेटे, चलता है, अभी तो वैसे भी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ठीक है, चौथा जो सब्जेक्ट होगा आपका वो होगा टैक्सेशन। अब टैक्सेशन के अंदर आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स के अंदर मेनली आप इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आप मेनली जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। ऐसे 4 सब्जेक्ट होंगे आपके ग्रुप 1 के अंदर। वैसे ही अगर ग्रुप 2 की बात करूं तो ग्रुप 2 के अंदर पहला जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा एडवांस अकाउंटिंग। अब सर एडवांस अकाउंटिंग के अंदर क्या होगा, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। कंपनी, बैंकिंग कंपनीज की अकाउंटिंग कैसे होती है, उनके फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की अकाउंटिंग कैसे होती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में के समय अकाउंटिंग कैसे होती है। ऐसे कुछ बड़े एडवांस लेवल के टॉपिक आपके सामने आएंगे और वो होगा आपका एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग के अंदर भी जितने टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे टॉपिक आपने ना तो कभी 11th में पढ़े होंगे, ना 12th में, ना सीए फाउंडेशन के अंदर, ना सीए इंटरमीडिएट के अंदर, लेकिन अपनी आप इस बेसिक नॉलेज को जरूर वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट होगा इसके अंदर वो होगा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। अगर मेरी सही मायनों बातों तो मानो तो आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया का अगर कोई सगा लड़का है या सगा बच्चा कोई है तो वो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ये सब्जेक्ट है पूरा आपके इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट का सब्जेक्ट इसीलिए है क्योंकि इनके अंदर कहीं पर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। जो भी ऑडिटिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड इशू करने हैं किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपनी ऑडिट की प्रैक्टिस करनी है, उनको इसी ऑडिट के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की बात इसको यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसलिए ये आपके लिए थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीजें समझ में नहीं आती, समझ में बिल्कुल आएगा, आपको पूरा आएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ये गलती करते हैं कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस वाले पेपर को पढ़ते समय अपनी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना उनके लिए सबसे बड़ा एक अभिशाप बन जाती है, क्योंकि एग्जाम के समय जब आंसर लिखने का समय आता है तब वहां पे उनको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। अगला जो सब्जेक्ट होगा बेटे वो होगा आपका EISSM। मोटे मोटे तौर पे आप ये मान सकते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है, हालांकि ये कंप्यूटर तो नहीं है, ठीक है, हाँ, लेकिन ये बहुत कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसका नाम भी इतना बड़ा है कि बेटे बोलने में भी तकलीफ हो रही है। सर सीनियरों ने काफी डरा रखा है इस सब्जेक्ट को लेके। किसको लेके बेटे, EISSM को लेके कि ऑडिट को लेके? अच्छा, ऑडिटिंग को लेके बेटे, ऑडिटिंग को लेके डरने वाली तो कोई बात है नहीं। आई डोंट थिंक कि ऑडिटिंग के अंदर ऐसा कुछ भी है जो आपको डराए।
हाँ ये है कि आपको यहाँ पर अकाउंटिंग की फील्ड में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है और यहाँ पर आपको सही समय पे अपनी रिवीजन और टेस्ट पेपर और इस तरीके बातों से आपको थोड़ा सा 2-4 होते रहना पड़ता है, बीच बीच में आपको अपने क्वेश्चन और आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस करते रहनी पड़ती है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि कई बार ग्रुप 2 के अंदर तो बेटे दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स कम मिलते हैं, ऑडिटिंग और एश्योरेंस में मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं, ऐसा भी होता है बेटे। तो डरने वाली कोई स्थिति नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके कारण डरा जाए। सर हर सीनियर बेटे हर कोई ये बोलता है सर, मैं देखो मैं कारण बताता हूँ कि सीनियरों ने आपको क्यों डरा रखा है। क्योंकि अल्टीमेटली जब वो पेपर देते हैं ना ग्रुप 2 का, जब पहला अटेम्प्ट देते हैं, पहले अटेम्प्ट में जब वो निपट जाते हैं, ठीक है, अब निपटने का मेन कारण उनको समझ में आता है कि हमने ऑडिट की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब ऐसा होता क्यों है? वैसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं चैप्टर, मतलब कि पेपर नंबर 5 पे या पेपर नंबर 7 पे या पेपर नंबर 8 पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। और जैसे हमारे इंडियन स्टूडेंट की आदत होती है कि कोई थ्योरी का टॉपिक आता है तो हम बड़ी अपने बिस्तर पे ऐसे लेट जाते हैं, बुक उठाते हैं और आराम से पढ़ते रहते हैं और अपने आप को स्वामी विवेकानंद समझ लेते हैं कि बस हम अपने रात को तकिए के नीचे अपनी बुक को रख के सोएंगे और बुक के पन्नों को सुबह उठ के ऐसे पलटाएंगे तो हमको पूरी की पूरी बुक याद हो जाएगी। हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्वामी विवेकानंद मान लेते हैं और ऐसा लगता है कि उनकी एक क्वालिटी हमारे अंदर आ गई है और इसी के भरोसे फिर हम अपना ऑडिट का पेपर देने की कोशिश करते हैं। फिर इंस्टीट्यूट कहते हैं कि आओ बेटे बताता हूं कि मेरा जो असली सब्जेक्ट है उसको अगर तुम इतना हल्के में लोगे तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट अगर बेटे कहीं पर भी उधेड़ना चाहता है तो उसके पास में एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर वो ग्रुप 2 के अंदर कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कितने भी समय तक रोक के रख सकता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में आपका जो आखिरी पेपर होगा वो होगा एफएमएन इको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस, यानी कुल मिला के आप इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, ओके, आगे चलते हैं। तो ये होंगे कुल मिला के आपके 8 सब्जेक्ट। पहले मैं आपको मार्किंग स्कीम भी बता दूं। हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 100। एवरी सब्जेक्ट विल कैरी द 100 मार्क्स। जो भी आपका पेपर आएगा, सर पेपर 7 रह गया बताने को, बताया ना बेटे, पेपर 7 है EIS-SM, ये कुल मिला के आपके कंप्यूटर से एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये वो सब दुनिया भर का वही भरा पड़ा है इसके अंदर, कंप्यूटर ही कंप्यूटर भरा पड़ा है। और कभी आपने बेटे 11th-12th में जो बिजनेस स्टडीज पढ़ रखी थी ना, उसी का एडवांस वर्जन आता है इसके अंदर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आखिरी वाला जो SM है वो SM स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी वही प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, फलाना इमका ढिमका जो सीए फाउंडेशन के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो इसके अंदर घूम फिर के आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो आपका पेपर आएगा वो 100 मार्क्स का पेपर आएगा और हर एक पेपर के अंदर पास होने के लिए, इंडिविजुअल बेसिस पर पास होने के लिए हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स की जरूरत है, जैसे आपके सीए फाउंडेशन के अंदर हुआ करता था। टोटल की अगर आप बात करें तो एक ग्रुप के अंदर चारों पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उन सबका टोटल किया जाए तो यहां पर 400 मार्क्स होते हैं। सेम चीज आपकी ग्रुप 2 के अंदर भी आएगी। ग्रुप 2 में ही मैक्सिमम मार्क्स बेटे यहां पर हर एक सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 100 ही होंगे और हर एक सब्जेक्ट के अंदर इंडिविजुअल पासिंग मार्क्स यहां पर 40 ही होंगे, जैसे आपके सीए फाउंडेशन के अंदर पहले होते थे। अब सर तकलीफ कहां पर है? यहां पर तकलीफ बेटे ऐसे तो कहीं नहीं है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना कहीं कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर नहीं होती। ठीक, तकलीफ कहां पर आती है कि अगर पहले ग्रुप को आपको क्लियर करना है तो एग्रीगेट आपको कम से कम 200 मार्क्स चाहिए। ठीक, जैसे सीए फाउंडेशन के अंदर होता था 400 मार्क्स का आप पेपर देते थे तो आपका एग्रीगेट कम से कम 200 बनना चाहिए। तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपने 40 40 40 40 ला भी लिए तो टोटल 160 का होता है, लेकिन आपका ग्रुप क्लियर नहीं होगा। इंडिविजुअली आप हर एक सब्जेक्ट में पास माने जाएंगे, बट सिंस द ग्रुप हैज नॉट बीन क्लियर्ड देन यू हैव टू रीअपीयर। ऐसा यू का मतलब कोई और हमारा दुश्मन, ठीक है ना। अब आर दुश्मन, अगर कोई हमारा दुश्मन है वो हर एक सब्जेक्ट में 40 40 मार्क्स लेके आ जाता है तो इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में पास हो जाएगा, लेकिन उसका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ ऐसा माना जाएगा। दोबारा उसको अपना, अरे हम अपने आप को क्यों बोले, हम तो यही बोलेंगे हमारे हर एक सब्जेक्ट में 65 70 75 80 और 85 मार्क्स हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, हम तो अपने बारे में अच्छा ही बोलेंगे ना। हाँ, तो मुद्दा ये है एग्रीगेट का। सर ये ग्रुप 2 के अंदर भी यही सीन है। टोटल होगा बेटे यहाँ पर 400 का और यहाँ पर भी एग्रीगेट आपको चाहिए 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स अगर आपको मिल जाते हैं, एग्रीगेट अगर आपका 200 या 200 से ज्यादा बन जाता है और हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर आपने 40 40 मार्क्स लेके आए हुए हैं तो अल्टीमेटली आपका ग्रुप क्लियर माना जाएगा। सर इसमें एडवांटेज कहाँ है और डिसएडवांटेज कहाँ है, अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है, वो भी बता दो लगे हाथों। तो मैंने कहा सुनो, ऐसा हो सकता है, हाँ कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ग्रुप 1 दें, अलग अलग ग्रुप दें, कि पहले हम ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर लेते हैं फिर ग्रुप 1 का एग्जाम दे देंगे फिर हम ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करेंगे। कई स्टूडेंट का मानना ये होता है कि सर इंडिविजुअल अलग अलग ग्रुप के लिए अपीयर करें, कि पहले दिन से ही सर दोनों ग्रुप के पीछे भिड़ जाएं और बिल्कुल मन बना ले कि हमने दोनों ग्रुप एक साथ देना है। तो बेटे ये आपकी खुद की एक इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। हाँ, अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एडवांटेज ये है कि कभी मान लो ये सिचुएशन आई धोखे से
कि भाई आपके आठों सब्जेक्ट के अंदर 40-40 मार्क्स तो आ रहे हैं, यानी आप 8 सब्जेक्ट्स के अंदर इंडिविजुअली तो पास हो गए, लेकिन हो सकता है कि पहले ग्रुप के अंदर आपका एग्रीगेट बना 180 मार्क्स। तो अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 देते हैं तो क्योंकि आपका एग्रीगेट 180 का बना है तो आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, आपका मतलब दुश्मन का, आपके दुश्मन का ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, देन ही हैज टू रीअपीयर इन द एग्जामिनेशन। लेकिन अगर वो दोनों ग्रुप एक साथ देता है, कोई भी स्टूडेंट अगर दोनों ग्रुप एक साथ देता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपका एग्रीगेट बना है 180 का और दूसरे ग्रुप के अंदर आपका एग्रीगेट बन जाए 220 का। तो सेकंड ग्रुप तो आपका क्लियर है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के अंदर एग्रीगेट नहीं है, इसलिए क्लियर नहीं है। तो यहां पर होता यह है कि आपको एक एडवांटेज मिलेगी सेट ऑफ की। सेट ऑफ की एडवांटेज ये है कि इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर दोनों ग्रुप अगर आप एक साथ दे रहे हैं तो एग्रीगेट हम इंडिविजुअल ग्रुप के बेसिस पे नहीं देखते, एग्रीगेट यहां पर हम दोनों ग्रुप को मिला के देखते हैं। मतलब इंडिविजुअल और बोथ ग्रुप को मिला के जो भी स्टूडेंट के लिए एडवांटेजियस होगा वो मार्क्स हम उसको रिवॉर्ड कर देंगे। सर फॉर एग्जांपल भाई पहले ग्रुप के अंदर आए 180, दूसरे ग्रुप के अंदर आए 220। अब पहले ग्रुप के अंदर एग्रीगेट बनाने के लिए 20 मार्क्स कम पड़ रहे थे, तो वो 20 मार्क्स इंस्टीट्यूट वाले ग्रुप 2 से सेट ऑफ करके ले आएंगे कहां पर, ग्रुप 1 के अंदर। तो अल्टीमेटली ग्रुप 1 में भी टोटल 200 का बन गया, ग्रुप 2 में भी टोटल 200 का बन गया, अल्टीमेटली दोनों ग्रुप आपके निकल जाएंगे, ऐसा मान लिया जाएगा। सर अगर मान लो ऐसा हुआ कि सर ग्रुप 1 में तो 180 मार्क्स आ रहे हैं लेकिन ग्रुप 2 में 210 मार्क्स आ रहे हैं, तो तब इंस्टीट्यूट वाले तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 10 मार्क्स को सेट ऑफ करके हम ग्रुप 1 में ले आए, लेकिन दिक्कत यहां पर ये है कि 10 मार्क्स को सेट ऑफ करके ग्रुप 1 में भी ले आएंगे, तब भी ग्रुप 1 के अंदर जो टोटल बनेगी 190 की बनेगी, तब भी ग्रुप 1 तो आप क्लियर नहीं हुआ। हाँ ये है कि ग्रुप 2 का एग्रीगेट आपका 210 का बना है, इसलिए ग्रुप 2 आपका क्लियर है, ऐसा माना जाएगा। तो दोनों ग्रुप अगर आप देते हैं तो इसका पहला एडवांटेज तो यही है कि आपको सेट ऑफ की एडवांटेज मिल सकती है। 2 4 5 10 नंबर अगर आपके एक ग्रुप में एग्रीगेट बनाने में कम पड़ गए और वही 2 4 10 नंबर आप दूसरे ग्रुप में एक्स्ट्रा लेके आ जाते हैं तो आपको एक सेट ऑफ की एडवांटेज मिल जाएगी और दोनों ग्रुप आपका एक साथ क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके मन में ऐसी इच्छा है, ऐसा ख्वाहिश है, जो कि मेरे मन में हमेशा होती है कि मेरे स्टूडेंट भी AIR आए, ऑल इंडिया रैंक होल्डर बने, कहीं ना कहीं ऑल इंडिया रैंक होल्डर की लिस्ट में उनका भी नाम हो, अगर आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है, ऐसी कोई इच्छा है और अगर आप इस इच्छा को अपना ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं और अगर आप AIR के अपने आप को प्रबल दावेदार समझते हैं, तो आपकी मजबूरी है कि आपको दोनों ग्रुप एक साथ ही देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो AIR की लिस्ट में अगर आपको आना है तब आपको दोनों ग्रुप के बारे में ही एक साथ सोचना पड़ेगा। ठीक है सर, ये तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गई। क्यों सर, इंडिविजुअली सब में पास हो गए तब भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ तो रीअपीयर करने की जरूरत पड़ सकती है? नहीं, अभी एक एडवांटेज और बाकी है। फॉर एग्जाम्पल बेटे ऐसा हो सकता है कि आपके अकाउंट में आ गए 65 मार्क्स। ठीक है सर, टाइम भी तो कम है बेटे, टाइम तो हमेशा कम होता है इस दुनिया में बेटे। कोई भी आदमी, कभी भी किसी आदमी को पूछना, कोई भी आदमी जो बिस्तर पे पड़ा हो, ICU पे पड़ा हो और डॉक्टर बेटे उसको वेंटिलेटर पे जैसे तैसे करके जिंदा रखे हुए हैं और लगभग सब मान चुके हैं कि अब ये आदमी कल सुबह तक जिंदा बचेगा ही नहीं, निपटने वाला है, फिर भी अगर आप उस मरते हुए आदमी से आके पूछो ना कि अगर यमराज तुमसे आके कहें कि कुछ दिन जिंदा रहना चाहते हो तो क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो, बोलेगा हाँ। फिर आप उससे पूछना क्यों, वो बोलेगा मेरा एक ना वो काम रह गया, बस वो काम निपटा लूं तो शांति से मरूंगा। फिर वो काम निपटाने के बाद यमराज लेने आएंगे तो कहेगा यमराज जी 15 दिन की मोहलत और दे दो, मेरा वो काम रह गया है, बस वो निपटा लूं तो शांति से मरूंगा। तो बेटे मरते हुए आदमी के पास में भी 10 काम ऐसे होते हैं जो उसके बाकी रह जाते हैं, फिर भी निपटता तो है ही ना सामने वाला। तो मुद्दा यहां पर यह है कि भाई समय हमेशा आपके पास कम रहेगा, हमेशा बेटे वक्त के साथ में आपकी एक रेस लगी रहेगी और उस रेस में हमेशा वक्त को ही जीतना है, आप वक्त से नहीं जीत पाएंगे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका आपके पास में ये है कि आप अपना एक प्रॉपर कैलेंडर और अपना एक स्टडी शेड्यूल बना के चलें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सर वो कैसे होगा, उस पर भी आ रहा हूं बेटे, थोड़ी देर में आ रहा हूं। पहले पूरी बात इस चार्ट की तो पूरी बात खत्म कर दूं। रात को मर मर के 2 बजे तक बेटे स्लाइड बनाई है, अब 2 बजे तक बेटे मर मर के स्लाइड बनाइए ताकि एक बार में बच्चों को सारी बातें समझ में आ जाए, बार बार ये सारे डाउट ना आए क्लास के बीच में। इज्जत करो यार, मेरी मेहनत की इज्जत करो यार, इज्जत करो मेरी कम से कम, रुको जरा। हाँ सर कंटिन्यू, चलो फिर आगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपके अकाउंट में आ गए 65 मार्क्स, कॉर्पोरेट एंड लॉ में आए 40, कॉस्ट में आए 40, टैक्सेशन में आए 40, टोटल कितना होता है सर? 6 और 4 10, 180, टोटल सर बन रहा है हमारा 185। अब क्या हो गया सर, अब फिर से ग्रुप नहीं निकला? हाँ, ग्रुप तो नहीं निकला, लेकिन क्योंकि आपकी अकाउंटिंग में ग्रेटर देन 60 मार्क्स हैं तो इसको कहा जाता है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन होने का मतलब यह है कि अब अगले 3 अटेम्प्ट तक आपको अकाउंटिंग का पेपर नहीं देना है, अगले 3 अटेम्प्ट तक आपके 3 पेपर ही देने पड़ेंगे। जब तक आप, अब अगले 3 अटेम्प्ट तक उम्मीद नहीं कर रहा कि आप देके अपना एग्जाम क्लियर करें, लेकिन आपको एग्जेम्पशन यहां पर मिल गई। इसका मतलब अगले एग्जाम के अंदर जब आप रीअपीयर होने जाएंगे तो आपको अकाउंटिंग का पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा, आपको बचे हुए 3 पेपरों में ही मेहनत करनी पड़ेगी।
अच्छा, तो इसका मतलब सर ये एग्जाम्शन हर एक पेपर के अंदर मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है बेटे। आप हर एक पेपर के अंदर एग्जाम्शन लेके आ जाओगे और एग्जाम्शन में अगर आपने 5-10 मार्क्स और जोड़ लिए तो एआईआर भी आ जाओगे। सर क्या बात कर रहे हो, इतने में एआईआर बन जाते हैं? बस बेटे, आप अपना अगर 75% का टारगेट रखते हो तो समझ जाओ एआईआर की शुरू की 10-15 लोगों की लिस्ट में आपका नाम आ गया। सर 75% में एआईआर? हाँ बेटे, इंस्टीट्यूट के अंदर 75% मार्क्स लाना बड़ी टेढ़ी खीर है। इंस्टीट्यूट वाले बेटे बड़े नपे तुले तरीके से ठोक बजा के किसी को एक एक मार्क्स। सीए फाउंडेशन का जमाना गया बेटे। सीए फाउंडेशन, मैं मानता हूं कि जब तक आप सीए फाउंडेशन में थे आपके लेवल पे सीए फाउंडेशन बहुत टफ था, लेकिन अब आप इंटरमीडिएट में आ गए। इंटरमीडिएट में ये नहीं कहूंगा कि टफ है, ये भी उतना ही टफ था जितना आपके लिए सीए फाउंडेशन था। बस इंटरमीडिएट के अंदर सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, डिटेल में आप जाएंगे, थोड़े से कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। और इंटरमीडिएट के अंदर आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त रखनी पड़ेगी, तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही पूरे दोनों ग्रुप क्लियर करने की उम्मीद रख सकते हैं। और आप अपने 75% मार्क्स लाके 80% मार्क्स लाके आप एआईआर की लिस्ट में अपना नाम लेके आ सकते हैं। सर 80% आ गए तो एआईआर 1 लिख के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से एग्जाम्शन मिल सकता है, लेकिन एग्जाम्शन के लिए आपको चारों पेपर में अपीयर तो होना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं कि हमने भाई 6 महीने तक सिर्फ अकाउंटिंग अकाउंटिंग पढ़ी, अकाउंटिंग को पूरा रट मट के चाट चूट के घोट घाट के बराबर कर दिया। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व, अरे सॉल्व क्या सर, हमने तो रट डाले, पूरे फिगर तक याद है, पूछ लो हमसे, हम वही बता देते कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन था और उसका आंसर क्या था और कहां कहां उसके अंदर दिक्कतें। आपने बेटे 6 महीने तक सिर्फ अकाउंटिंग ही पढ़ी, आपने गए अकाउंटिंग का पेपर दिया और अगले 3 पेपर के अंदर अगर आप एब्सेंट हैं या 2 पेपर में एब्सेंट हैं या 1 पेपर में एब्सेंट हैं तो एग्जाम्शन आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्शन लेने के लिए आपको चारों पेपर्स के अंदर एटलीस्ट अपीयर होना पड़ेगा, तब आपको एग्जाम्शन मिलेगा। ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ, खुदा ना खास्ता हमारे दुश्मन के साथ ऐसा हो रहा है, मान लेते हैं कि सर उसने पहली बार पेपर दिया, उसको अकाउंटिंग में एग्जाम्शन तो मिल गया, लेकिन अब सर उसने दूसरी बार पेपर दिया लेकिन फिर ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, तीसरी बार पेपर दिया तब भी उसका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, चौथी बार पेपर दिया तब भी उसका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब अगले 3 अटेम्प्ट के अंदर भी उसका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, तो जब चौथे अटेम्प्ट में पेपर देने जाएगा तब वो अकाउंट का एग्जाम्शन खत्म कर चुका होगा, उसको फिर से अकाउंटिंग का पेपर देना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम्शन अलाउ करेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगले 3 अटेम्प्ट के लिए, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर यहां तक बात? और किसी के सर तो ऐसा कर सकते हैं ना, सर आपके लिए बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अब आप भी बताओ सर, आपने कभी तो कुछ एक्सपीरियंस होगा। मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी यहां पर यह है कि पहले आप ग्रुप 1 लगाएं। ठीक, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मेरे हिसाब से बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि पहले आप ग्रुप 1 लगाएं। ग्रुप 1 की आप पढ़ाई शुरू करें, चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू करें और अपने आप को 1 महीने 2 महीने तक टेस्ट करें कि क्या हम चारों सब्जेक्ट को एक साथ प्रॉपर तरीके से लेके चल पा रहे हैं। अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो क्या आप रेगुलर बेसिस पर लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं अपनी, और अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो आप ये चेक करें क्या रेगुलर बेसिस पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर और डिसिप्लिन होकर हम अपने रिकॉर्डेड लेक्चर को जो हमने शेड्यूल बनाया उसके हिसाब से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। दूसरी बात, क्या हम अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए समय दे रहे हैं या नहीं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या चारों सब्जेक्ट हमको सही तरीके से पूरी तरीके से समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, समझ में आना पहली इंपॉर्टेंट बात है, उसके कंसेप्ट क्लियर होना पहली इंपॉर्टेंट बात है। चलो राइटिंग प्रैक्टिस अभी कम ज्यादा भी हुई तो जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जैसे आपके लेक्चर कंप्लीट होंगे, उसके बाद आप अपनी रिवीजन प्रैक्टिस पे बैठ जाएं तो राइटिंग प्रैक्टिस बाद में भी, अभी अगर थोड़ी कम ज्यादा भी हुई तो बाद में जाके आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो सकती है, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू के लगभग 1 से 1.5 महीने तक अपने आप को आप टेस्ट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चारों सब्जेक्ट के साथ में जस्टिफाई कर पा रहे हैं, चारों सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से पैरेलल आप लेके चल पा रहे हैं, आपकी रिवीजन अच्छी हो रही है, सेल्फ प्रैक्टिस आपकी हो रही है और चारों सब्जेक्ट के साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, देन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग फॉर ग्रुप 2। एकदम से ना हड़बड़ाएं, एकदम से जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी करने के चक्कर में बेटे निपटारा हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप तो बेटे ऑब्जेक्टिव बना लोगे कि हमने दोनों ग्रुप एक साथ देने हैं। आप फर्स्ट ग्रुप की क्लास करना शुरू करोगे और बेटे 2 महीने बाद अगर आपको ये रियलाइज हुआ कि सर हमको टैक्सेशन में बहुत दिक्कत होती है, सर हमको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा सर इसके अंदर होता क्या है, कभी सर कहते हैं प्लस करो, कभी सर कहते हैं माइनस करो, हो सकता है कि ऐसी दिक्कतें आपके साथ में आए। तो अगर आपको कभी ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं और अगर ऐसी कोई दिक्कतें आपको आ रही हैं और चारों सब्जेक्ट के साथ में अगर आपका तालमेल बहुत अच्छे से नहीं बैठता है, तो 2 महीने बाद आपके यहां से सब कुछ निकल चुका होगा। क्योंकि आप दोनों ग्रुप अगर एक साथ लगाते हैं, दोनों ग्रुप के लेक्चर्स के लिए अगर एक साथ सब्सक्राइब करते हैं तो पैसे आपके हाथ से खर्च हो चुके होंगे, लेकिन जस्टिफाई आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ में नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, तो इसीलिए बर्डन अपने ऊपर उतना ही लो जितना आप सहन कर सको, और इसलिए अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना आपको जरूरी होगा। सर लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहिए, दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहिए। मैंने वही बता दिया क्यों कहते हैं, उनका भी अपना एक लॉजिक है। दोनों ग्रुप अगर आप एक साथ देते हैं तो ये 10 15 20 मार्क के सेट ऑफ का एडवांटेज आपको मिल जाएगा। दूसरा, ये सेट ऑफ के एडवांटेज के चक्कर में आपके दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपको एआईआर बनना है तब आपको दोनों ग्रुप ही एक साथ देना है, तब तो आपकी मजबूरी है। ये कुछ चीजें होती हैं जिसके लिए दोनों ग्रुप के कंपल्शन बन जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से पहला कंपल्शन तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, आपके एक एक अटेम्प्ट के अंदर एक एक बार में ही आपके सब्जेक्ट क्लियर होना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर थिंग। ठीक है, अगर मान लो आप एआईआर में नहीं भी आ पाए, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, सेकंड ग्रुप के लिए आप फ्री हो जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप क्लियर होने के बाद एटलीस्ट आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी। 3 साल की आपने आर्टिकलशिप करनी है, और आर्टिकलशिप जब तक आपकी बेटे 2.5 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको फाइनल का पेपर देने नहीं मिलेगा। तो अगर फर्स्ट ग्रुप आपका क्लियर नहीं हुआ, आपका मतलब दुश्मन का, आपके दुश्मन का अगर फर्स्ट ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, तो 6 महीने बाद फिर से उसको पेपर देना पड़ेगा। 6 महीने बाद अगर वो अपना फर्स्ट ग्रुप क्लियर करेगा तो आर्टिकलशिप भी उसकी 6 महीने बाद शुरू होगी, और उसका फाइनल का अटेम्प्ट 6 महीने डिले हो गया। तो यहां पर होता यह है कि अल्टीमेटली अगर आप कोई भी गलत डिसीजन अभी लेते हैं तो सीधे सीधे आपके फाइनल के अटेम्प्ट के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। ठीक तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों ग्रुप नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर लें, उसके बाद आप दोनों ग्रुप का मन बनाएं। दूसरी चीज, सर बहुत जगह हमने सुन रखा है कि दोनों ग्रुप एक साथ लगाओ। बेटे अब इसके पीछे बहुत सारी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी होती है, मार्केटिंग स्टंट भी होते हैं। कल मेरी गुंजन के साथ में बहुत देर तक बड़ी डिटेल में इन सब बारों पे डिस्कशन हुआ था, और ये वीडियो क्योंकि बेटे मैं अपने यूट्यूब चैनल में डालने वाला हूँ, आज की क्लास अपने यूट्यूब चैनल में डालने वाला हूँ। पब्लिक में पता नहीं कौन क्या क्या कहाँ कहाँ देखता है, इसलिए खुल के तो बेटे मैं उन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की बुराइयों के बारे में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन आपको अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट करना है। आपने लॉ के अंदर एक वर्ड पढ़ा होगा, लेट द बायर बी अवेयर, कुछ वर्ड होता था ना उसके लिए, यानी बायर को अपनी रक्षा खुद करनी है। एक जो ग्राहक टाइप का आदमी होता है, कस्टमर टाइप का आदमी होता है, बाजार के अंदर अपने आप को उसको खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। सेलर इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट द बायर, बायर हैज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। तो मुद्दा यहां पे कुल मिला के उसी का है। तो ये तो हो गई बेटे लगभग लगभग आपके सारे सब्जेक्ट की बात, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशनशिप है, ये मैंने आपको बताया। केवेट एम्प्टर, यस, डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टर, ओके। तो इस तरीके से बात हो गई। यहां तक अगर किसी को अभी भी किसी के मन में कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐसा हो जो पूछना चाहता हो तो अभी पूछ ले, नहीं तो फिर मैं आगे की स्लाइड पे बढ़ूं। बेटे कोई कुछ पूछना चाहता है यहां तक? नो सर, चलो फिर आगे। अब मैं यहां पर, अच्छा ये तो हो गया। अब बेटे मुझे पढ़ाना है सबसे पहले, आगे चलिए सर। हाँ, अब बेटे मुझे सबसे पहले पढ़ाना है आपको ग्रुप 1 का अकाउंटिंग, पहला सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग। तो अब मेरी आगे की जो बात होगी वो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। सर बाकी कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और टैक्सेशन के बारे में कौन बताएगा? बेटे जो टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको उस चैप्टर के बारे में जो रेलेवेंट नॉलेज है वो आपको देंगे। वो आपको बताएंगे उस सब्जेक्ट के अंदर क्या है, कैसा है, चैप्टर क्या है, इंडेक्स क्या है, सिलेबस क्या है। बाकी सब्जेक्ट बेटे पढ़ाने वाले टीचर आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है सर, आगे चलो फिर। अच्छा उसके बाद अब अगला टॉपिक है कि सर हमारा कैलेंडर कैसा होना चाहिए। कुल मिला के मुद्दा तो यहाँ पे कैलेंडर का आता है, व्हाट शुड बी द कैलेंडर। तो मैंने कहा देखो भाई अभी चल रहा है सितंबर, आज डेट हो गई है 20 सितंबर, ठीक है ना। लगभग लगभग मान के चल रहा हूँ कि मई में आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि ड्यू डेट नॉर्मली मई होती है। कोविड का इंपैक्ट नहीं आया, कुछ आड़ी तिरछी खबरें नहीं आई कोविड से रिलेटेड या पैंडेमिक से रिलेटेड, कोई आड़ी तिरछी खबरें नहीं आई। तो जैसे मई के एंड में आपका अटेम्प्ट डी होता है, उसी तरह से मई के अटेम्प्ट में आपका अटेम्प्ट डी होने के चांसेस हैं। इसलिए फिलहाल मैं बेंचमार्क मई को लेकर चल रहा हूं। अगर एग्जाम पोस्टपोन हुए, एक आध महीने आगे पीछे हुए, तो ये आपके लिए एडिशनल टाइम अवेलेबल करवा देगा, अवेल करवा देगा आपके रिवीजन के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने अपना जो कैलेंडर बना रखा है वो अप टू मई तक के हिसाब से बना रखा है। ठीक है सर, आपके कैलेंडर की बात करो। कैलेंडर का पहला हिस्सा होता है बेटे सितंबर, यानी आज से हमारी जो क्लास शुरू हो रही है वो वहां से लेके 31 दिसंबर तक। ग्रुप 1 की जो अकाउंटिंग है वो हमारी 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। ग्रुप 1 की अकाउंटिंग का जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको हम अगले 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। सर 3 महीने क्यों कह रहे हो? अभी तो सितंबर आधा बाकी है, सितंबर आधा बाकी है, लेकिन अभी सोचो ना आगे फेस्टिव सीजन आने वाला है, नवरात्र आने वाली है, फिर उसके बाद में दिवाली आने वाली है, फिर कई लोगों को क्रिसमस मनाने के, आप इंडिया के लोगों को तो अलग ही शौक होते हैं ना, होते हिंदू हैं, अपने मंदिर में जाए ना जाए, 25 दिसंबर को क्रिसमस उनको जरूर मनाना है। सर ऐसा क्यों? केक खाने का शौक होता है, और क्या, कौन सा महाराज मतलब कि यीशु मसीह को याद करने जाते हैं, हम अपने भगवान को याद नहीं कर रहे, दूसरों को क्या याद करेंगे। तो मुद्दा यहाँ पर ये, लेकिन केक खाने को मिलता है, तो केक खाने के लिए इंडियन
आदमी कहीं पे भी जा सकता है, तो हम भी केक खाने चले जाते हैं, क्रिसमस हमने सेलिब्रेट करनी है, ठीक है ना। तो नवरात्र आने वाली है, नवरात्र के समय बेटे क्लास के अंदर लड़कियों की तादाद ज्यादा दिख रही है, लड़कों की तादाद कम है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर लड़कियों को बेटे फिर नवरात्र के समय कन्या भोजन पे जाना पड़ सकता है। तो ऐसी कई चीजें हो सकती हैं, तो इससे बीच बीच में लगभग लगभग जो 10 दिन आप एक्स्ट्रा गिन रहे हो उनको तो ना ही गिनो तो बेहतर है। सर इंटर के लिए सारे छुट्टी के दिन गायब, हाँ बेटे लगभग मान सकते हैं कि इंटर में कोई बहुत ज्यादा छुट्टी आपको नहीं मिल सकती। अच्छा एक चीज मैं आपको और बीच में कम्युनिकेट कर दूं, आगे चलते हैं, चलो सर आगे चलो। तो हमारी ग्रुप 1 की क्लास 31 दिसंबर तक खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद जब नया साल शुरू होगा, नया साल नया ग्रुप नया सब्जेक्ट, कितना मजा आएगा सर। ठीक है सर, नया साल नया ग्रुप नया साल लेके आएगा। जनवरी फर्स्ट को हम क्या करेंगे सर, न्यू ईयर की पार्टी करेंगे। जनवरी सेकंड को क्या करेंगे सर, नवनीत अग्रवाल सर का बर्थडे, उस दिन उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, जनवरी थर्ड को क्या करेंगे सर, पढ़ने के बारे में सोच लेंगे। नालायक कहीं के, ऐसी ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती। हाँ तो बेटे 1 जनवरी से हम लोग यहाँ पढ़ना शुरू कर देंगे। 1 जनवरी से ग्रुप 2 की पढ़ाई शुरू। अगले 3 महीनों के अंदर यानी जनवरी फरवरी मार्च के अंदर ग्रुप 2 की अकाउंटिंग आपकी पूरी तरह से सिलेबस इसका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद बच गए बेटे आपके पास में लगभग 1.5 महीने का समय। वैसे तो आइडियली यहाँ पे 2.5 मंथ का समय बचता है, क्योंकि आपका जो अटेम्प्ट जुलाई में हुआ है उसको मई में हो जाना चाहिए था। जुलाई में तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, और उसके बाद अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए थी। तो अगर अगस्त से क्लासेस शुरू होती तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी यहीं पर आपको लगभग लगभग 5 महीनों का समय मिल जाता। तो 3-3.5 महीने रिवीजन करने के लिए मिलते हैं आइडियली, लेकिन इस बार शायद ऐसा ना हो पाए। एग्जाम अगर पोस्टपोन हो जाए तो बात अलग है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर आपके पास में लगभग 1.5 मंथ का समय होगा रिवीजन करने के लिए। तो आप ये मान सकते हैं कि बड़ा शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम है आपके पास में रिवीजन करने के लिए। ठीक, ओके सर। तो ये जो 1.5 महीने का समय है मैंने इसको रिवीजन के लिए मान रखा है। मई का जो आपका मंथ होगा वो हम एग्जाम के मंथ को मान के चलेंगे। एग्जाम के मंथ में फिर भी आपको 15 दिन मिलेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट का जो एग्जाम होता है वो सेकंड फोर्टनाइट ऑफ द मंथ होता है, इसीलिए। ठीक, तो ये हमारा लगभग कैलेंडर हो सकता है। इस तरीके से हमारी क्लासेस आगे प्रोसीड होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पेपर 1 जो हमारा अकाउंटिंग है उस पर भी थोड़ी बात कर ली जाए कि सर इसके अंदर क्या पढ़ने वाले, क्या हमारा सिलेबस होने वाला है। तो पेपर 1 के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस होगा उसको मैंने 2 हिस्सों में बांट रखा है अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से। एक प्रैक्टिकल पार्ट और एक थ्योरेटिकल पार्ट, दोनों को मैंने अलग अलग कर रखा है। लेकिन मतलब कि अगर कायदे से अगर आप देखो तो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम है, लगभग सभी कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर बेटे अगर मैं आपके चैप्टर की बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो है फाइनल स्टॉक ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या पढ़ना है? जो सीए फाउंडेशन के अंदर आपने पढ़ा था ना, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, तो सीए फाउंडेशन के अंदर तो आपने फॉर्मेट पढ़ा था। अब फॉर्मेट के एक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो आपको यहां पर परफॉर्म करने हैं। यानी अब कंपनियों की बैलेंस शीट बना के कंपनियों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब यहां बना के यहां पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। साल भर के अंदर किसी भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी ने जितना कैश जनरेट किया है उसको कहते हैं हम लोग कैश इनफ्लो, और साल भर में जितना कैश खर्च किया उसको कहते हैं हम लोग कैश आउटफ्लो। तो अलग अलग एक्टिविटीज से आपको कितनी कैश की इनफ्लो आई और अलग अलग एक्टिविटीज में आपने कितना कैश खर्च किया है, इससे रिलेटेड आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसको कहते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला चैप्टर आएगा प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सर ये क्या होता है? जब टॉपिक समझाऊंगा तब समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा बेटे यहाँ पर बोनस इशू एंड राइट इशू। कोई अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर बांट दे या अपने शेयर होल्डर को उनके अधिकार स्वरूप कुछ एडिशनल शेयर डिस्काउंटेड रेट में इशू करे, जिसको हम लोग कहते हैं राइट इशू, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, इसके पीछे कंपनी एक्ट क्या कहता है, कंपनी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से आपकी अकाउंटिंग के अंदर कहां कहां कैसे कैसे बदलाव होंगे, ये सारी बातें यहाँ पर आपकी डिस्कस होंगी। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा बेटे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब यहां पर यह है कि अगर कंपनी ने अर्लियर पहले कभी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर उनकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, कंपनीज एक्ट के रेलेवेंट प्रोविजंस क्या हैं और उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए आपकी अकाउंटिंग किस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए, ये आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर। ठीक, पहले चैप्टर सीए फाउंडेशन और सीपीटी के अंदर होता था, लेकिन बाद में इस चैप्टर को वहां से उठा के इंटरमीडिएट के अंदर ले आए। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ के कई चैप्टर वहां लेके चले गए। एवरेज
ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, ये इन्होंने इंटरमीडिएट के सिलेबस या आईपीसीसी के सिलेबस से उठा के सीए फाउंडेशन में डाल दिया, तो वहां से एक आध दो टॉपिक यहाँ ले आए। आगे चलते हैं, फिर क्या होगा सर, अगला एक टॉपिक आएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सीए फाउंडेशन के अंदर आपने पढ़ा था इशू ऑफ डिबेंचर, सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ते थे आप, इशू ऑफ डिबेंचर। आप कहते थे सर बड़ा हल्का टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है। हाँ सर, इसका तो कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपन तो ऐसे में निपटा लेंगे इसको प्यार से। तो बस वहां पर बेटे सीए फाउंडेशन में डिबेंचर इशू करके आए हो, अब डिबेंचर का समय पूरा हो गया, यहां पे आके रिडम्पशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जब कभी आप अपने इशू किए हुए डिबेंचर्स की रिडम्पशन करते हैं तो उस समय अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है, अकाउंटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, कौन से अकाउंट बनेंगे, लेजर पोस्टिंग कैसी होगी, ऑल अबाउट कम्स अंडर दिस चैप्टर। अगला जो टॉपिक होगा बेटे वो होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कोई भी एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है, अब वो इक्विटी शेयर में करे, प्रेफरेंस शेयर में करे, डिबेंचर में करे, रियल एस्टेट के अंदर करे, गोल्ड में करे, सिल्वर में करे, कोई भी ऑप्शन अगर वो चूज करता है, अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके किए गए इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, उसके अंदर आएगा आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट को अगर तौलना हो तो किसके बराबर तौलें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप तौल सकते हैं जो आपने अकाउंट करंट वाला टॉपिक पढ़ा था ना सीए फाउंडेशन के अंदर। तो अगर अकाउंट करंट वाले टॉपिक के अंदर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी महसूस हुई है तो वो डिफिकल्टी यहां पर ही महसूस हो सकती है। लेकिन अकाउंट करंट आप बोलो कि सर ये तो बड़ा इजी टॉपिक था, चालू होते ही से खत्म हो गया, इसका तो आप रिवीजन नहीं भी करवाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ जाओ बेटे इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेवल भी वही होने वाला है, कुछ भी नया नहीं है। अगला टॉपिक आएगा इंश्योरेंस क्लेम। सर इसके अंदर क्या होगा, आग लग गई, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, ठीक है, भूकंप आ गया, धरती फटी, गोडाउन पूरा भूकंप के अंदर ही समा गया, बना दिया। तो बेटे इस बार भी चिंदी बनाएंगे, टेंशन मत लो बेटे, इस बार भी इंटरमीडिएट के सारे सब्जेक्ट को सर इन शॉर्ट सर जी फाउंडेशन ने थोड़ा बहुत लिंकेज है, थोड़ा बहुत क्या बहुत लिंकेज आता, पूरा बेसिक तो आपने फाउंडेशन के अंदर पढ़ रखा है। तो इसके बाद अगला चैप्टर आता है इंश्योरेंस क्लेम। कल को अगर कोई लॉस हुआ तो लॉस होते समय आप इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपए का क्लेम मांगेंगे, ये कैलकुलेट करने को हम लोग कहते हैं इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस क्लेम में नॉर्मली आप इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और इंश्योरेंस क्लेम फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। सर ये क्या होता है, ये टॉपिक के अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे, फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूं कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या कवर होता है ग्रुप 1 के अंदर, ठीक है। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका हायर परचेस। हायर परचेस का मतलब जब कभी ऐसा होता है ना, हम इंस्टॉलमेंट पे कोई गाड़ी खरीदते हैं, हमने टू व्हीलर खरीदी, 36 मंथ की इंस्टॉलमेंट है, 3 साल तक धीरे धीरे करके हम इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं, तो जैसे हम इंस्टॉलमेंट में गाड़ी खरीदते हैं तो उसको कहा जाता है इंस्टॉलमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट सेल से मिलता जुलता, एक मिलता जुलता कह रहा हूं, आइडेंटिकल नहीं कह रहा, ठीक है ना, दोनों के बीच में कानूनी तौर पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की अकाउंटिंग सेम होती है, इसलिए वर्ड में यहां पर मिलता जुलता यूज कर रहा हूं। तो उसी से मिलता जुलता एक ट्रांजेक्शन है हायर परचेस। तो हायर परचेस के केस में जैसे आपने इंस्टॉलमेंट में गाड़ी खरीदी है तो बेचने वाले इंस्टॉलमेंट में गाड़ी बेची है आपको, तो बेचने वाला जब इंस्टॉलमेंट में आपको गाड़ी बेच रहा है उस समय वो अपनी अकाउंट की बुक में किस तरीके से एंट्री बनाएगा, कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करेगा, कैसे काम करेगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, दैट इज ऑल अबाउट कवर्ड अंडर द चैप्टर ऑफ हायर परचेस। हायर परचेस के बाद अगला टॉपिक आएगा डिपार्टमेंटल अकाउंट, यानी बेटे आपको यहां पर बिग बाजार की अकाउंटिंग करनी है। बिग बाजार की अकाउंटिंग करनी है सर, कभी बिग बाजार जाना बेटे घूमने के लिए, एक सेक्शन मिलेगा जहां पर बच्चों के कपड़े बिकते हुए दिखेंगे, एक सेक्शन मिलेगा जहां पे वुमेन क्लॉथ सेक्शन होगा, एक सेक्शन होगा मेंस क्लॉथ सेक्शन होगा, ऊपर चले जाओ ग्रोसरी बिक रही है, और ऊपर चले जाओ बर्तन वर्तन बिक रहे हैं, ये बिक रहा है वो बिक रहा है। तो उन्होंने अपने पूरे के पूरे बिग बाजार को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट रखा है। अब अगर कोई भी एक बिजनेस एंटिटी अपने पूरे बिजनेस को अलग अलग सेगमेंट में या डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है, तब उन अलग अलग सेगमेंट की या डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे होती है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाला जाता है, दैट इज ऑल अबाउट दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट, ठीक है। अगला टॉपिक कौन सा होगा, अगला टॉपिक होगा बेटे आपका ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट कुल मिला के डिपार्टमेंट अकाउंट का एक एक्सटेंडेड वर्जन आप मान सकते हैं। इसका मतलब अगर मान लो बिग बाजार वालों ने एक ही जगह पे, एक ही प्रमाइस के अंदर, एक ही शोरूम के अंदर अगर आपने 4 डिपार्टमेंट बनाए हैं, तो आपने किसी दूसरे शहर में जाके अपनी खुद की दुकान खोल ली, एक और दुकान खोल ली, तो जो दूसरे शहर में आपने अपनी एक दुकान खोली है दैट इज योर ब्रांच। तो अगर आपने ब्रांच ओपन करी है तो ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए, ये कवर होगा आपके ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर। लो आगे चलते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। इसके बाद एक टॉपिक और होगा आपका, वो होगा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। यानी जब कभी आपके पास में कंप्लीट डेटा ना हो फिर भी आपसे कहा जाए कि प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके बताओ, आपके पास में कंप्लीट डेटा नहीं है फिर भी आपसे कहा जा रहा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के बताओ, तो ऐसी कंडीशन में सफिशिएंट डेटा हमारे पास में नहीं होता, आधा डेटा मिलता है, आधा डेटा हमारे पास में से मिसिंग है। तो अगर कुछ डेटा आपके पास में से मिसिंग हो, कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपके पास में से मिसिंग हो, तो आप किस तरीके से अपनी अकाउंट की एक्सपर्टीज को यूज करके
उस इनकम्प्लीट डेटा को भी कहीं ना कहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं। वो चीजें कवर होगी आपकी अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर। तो प्रैक्टिकल टॉपिक के अंदर आपको लगभग लगभग ये 12 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मैं थ्योरेटिकल टॉपिक के अंदर आऊं तो थ्योरेटिकल टॉपिक में मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर करता हूं। अब आपको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। सीए फाउंडेशन के अंदर आपने नाम सुना है, जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी वहां वहां थोड़े बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में मैंने डिस्कशन किया भी है। जैसे अक्सर हमारी क्लास के अंदर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में डिस्कशन हुआ है। अक्सर हमारी क्लास के अंदर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में कई बार डिस्कशन हुआ है। तो ऐसे करके कभी कभी मैंने आपको AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक के अंदर हमारा डिस्कस होता था। तो ऐसे करके कुछ कुछ टॉपिक हमारे डिस्कस हुए, लेकिन अब आपने उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिटेल में पढ़ना है। तो अब आपके इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 में कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं, मैं उनकी बात करूंगा यहां पर। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके पास में एप्लीकेबल होगा वो होगा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कब कहां कैसे उनका डिस्क्लोजर देना है, किनका देना है किनका नहीं देना है, किस तरीके से डिस्क्लोजर दिया जाएगा, क्यों, मतलब इन सारी बातें अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड जितनी रेलेवेंट बातें हैं वो सब आपको यहां पर मिलेंगी। उसके बाद अगला जो एएस आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है वो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला एक टॉपिक आपने सीए फाउंडेशन के अंदर पढ़ा था। सीए फाउंडेशन के अंदर आप ये समझें कि जितना आपने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पढ़ रखा है वो उसमें आपने आधा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 तो पढ़ ही लिया है, बस आपको आधा एडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ना बाकी है। सर फिर से सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ गया? बेटे अच्छी बात यह है कि वो जो क्वेश्चन अक्सर सीए फाउंडेशन में आते थे, जो आपको बहुत परेशान करते थे कि अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के पहले हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हो गई है, तो अकाउंटिंग पीरियड की डेट को या रिपोर्टिंग डेट को हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कितनी होगी, या रिपोर्टिंग डेट के बाद में हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हुई है, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, तो फिर रिवर्सल ऑर्डर में आके ये बताओ कि रिपोर्टिंग डेट को किस दिन आपकी उस दिन आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्या थी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको इसके अंदर नहीं पढ़ना है, जो आपके लिए सरदर्द बनता था। बाकी तो सब चीजें आसान थी, कहीं कोई दिक्कत थी नहीं उसके अंदर। तो ये होगा बेटे आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बाद तीसरा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके पास में एप्लीकेबल होगा वो होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको नहीं पढ़ना है। सर कैसी कैसी बातें करते हो, आपको भी क्या हो गया सर, तबियत तो ठीक है आपकी? मैंने कहा क्यों सर, सिलेबस में है, खुद कह रहे हो कि आपके सिलेबस के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कवर होता है, फिर कहते हो पढ़ना नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल? असल में जैसे ही आप यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे वैसे ही बेटे आपका AS3 अपने आप कवर हो चुका होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पूरा का पूरा AS3 के हिसाब से ही बनाया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर जितनी बातें लिखी हुई हैं उन सारी बातों को ध्यान में रख के ही हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इसका मतलब अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ही पढ़ रहे हैं। मुद्दा यहां पर यह है, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अगला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। इसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग या प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के जो आइटम्स हैं उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे। कुछ यहाँ पर मूलभूत बातें जो आपकी फंडामेंटल चीजें हैं उनके बारे में यहाँ पर हमारा डिस्कशन होगा। ठीक है सर। एक और एएस जो आपके साथ में एप्लीकेबल होगा वो होगा इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर कोई बिजनेस एंटिटी ऐसी है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है, एक्सपोर्ट करती है, फॉरेन एक्सचेंज उसको मिलता है, फिर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करती है, या इंपोर्ट करती है तो उसको अपनी इंडियन करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, उसके बाद ही वो अपने एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का पेमेंट कर पाते हैं। तो इस तरीके से, या किसी ने विदेशों में जाके अपनी दुकानें खोल ली, ब्रांच खोल ली बेटे विदेश में जाके, किसी ने विदेश के अंदर अपना डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया, तो ऐसी कंडीशन में जब ये फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन होते हैं तो इनके जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो डेली बेसिस पर चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपके एक्सचेंज रेट डेली बेसिस पर चेंज हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप इनकी अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे, दैट ऑल कवर्स अंडर द कैटेगरी ऑफ AS11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके बाद अगला जो एस आपके सिलेबस के अंदर एप्लीकेबल होगा वो होगा AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। जब भी आपको गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलती है तो आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है एनपीओ के अंदर। एनपीओ में जब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका एक टॉपिक आता था गवर्नमेंट ग्रांट, तो मैंने उस समय समझा भी रखा था कि जब भी आपको सरकार से ग्रांट मिले तो पहले ये देखो कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट क्यों मिली है। हो सकता है गवर्नमेंट ग्रांट आपको बिल्डिंग बनाने या मशीन खरीदने या किसी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए मिली हो,
तब उस कंडीशन में आप उसको कैपिटल रिसिप्ट माने और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भेजें। हो सकता है कि गवर्नमेंट ग्रांट आपको डे टू डे एक्सपेंडिचर के खर्चों को पूरा करने के लिए मिली हो, तब आप उसको अपना रेवेन्यू रिसिप्ट माने और अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेज दें। तो बस वही, ये जो बातें मैंने आपको बताई थी कहीं और से नहीं आई थी, ये बातें सारी AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट से ही निकल के आई थी, और उसी के अंदर जो बातें लिखी हैं वही मैंने आपको सीए फाउंडेशन के अंदर बहुत कुछ समझाया भी था। हालांकि अब हमने पूरी की पूरी गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग को बहुत ज्यादा डिटेल में जाके कवर करना है, ठीक है। उसके बाद एक एएस और एप्लीकेबल होगा, वो होगा आपका AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इसको भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां पर जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आप मान ले इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ते पढ़ते आपने अपना AS13 भी पढ़ लिया, क्योंकि ये जो टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये मोटे मोटे तौर पे पूरे के पूरे AS13 के अंदर जितनी बातें लिखी हुई है उसको कवर करके ही बनाया गया है। तो इसलिए AS13 आपका वहां कवर हो जाता है। ठीक है, कुछ बातें हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर कवर नहीं हो पाती, वो थ्योरेटिकल बातें होती है तो उनको अलग से डिस्कस कर लिया जाएगा, लेकिन जैसी हमारी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग खत्म होगी वैसे ही आपका AS13 भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। एक AS और एप्लीकेबल होगा, वो होगा बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट का मतलब है जब कभी आपने किसी से पैसे उधार लिए, कहीं से अगर आपने उधार मांग लिया, उधार मांगने के बाद आप बेटे उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, या किसी भी तरीके का अगर आपने कोई फंड रेस किया है तो फंड रेस करने से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ती है उसको कहा जाता है बोरिंग कॉस्ट। तो इस बोरिंग कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे होगी? बोरिंग कॉस्ट यानी मोटे मोटे तौर पे अभी आपके समझने के लिए आप ये मान सकते हैं कि बोरिंग कॉस्ट के अंदर आप इंटरेस्ट के खर्चे की अकाउंटिंग करोगे। सर उसमें क्या करना है? इंटरेस्ट का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कराएंगे, बात खत्म, उसमें क्या करना है? नहीं, कई बार बेटे इंटरेस्ट के खर्चे को हम कैपिटलाइज भी करते हैं, कई बार इंटरेस्ट के खर्चे को हम अपनी एसेट्स की कॉस्ट में ऐड भी करते हैं, कई बार, हमेशा नहीं, कई बार। तो कब किन सिचुएशन में आप अपने इंटरेस्ट के खर्चे को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, और किन कंडीशंस में आपको ये मानना पड़ेगा कि इंटरेस्ट की कॉस्ट आपके लिए, इंटरेस्ट का खर्चा आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो आपकी बोरिंग कॉस्ट के अंदर बताया गया है। उसके जो नियम धर्म कायदे कानून है वो सारे आपको बोरिंग कॉस्ट के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके बाद छोटे छोटे 2-3 चैप्टर और हैं थ्योरी, उसके अब सर 2-3 कौन से हैं? आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस कैसी होती है, किस तरीके से हमारा इंस्टीट्यूट ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, इससे रिलेटेड एक टॉपिक आएगा। सर इसका क्वेश्चन आता है कि इंस्टीट्यूट की मर्जी है, काफी वास्ट है सिलेबस। बेटे वास्ट लग रहा है लेकिन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। कई चैप्टर तो ऐसे जिनकी उम्र 2 दिन 3 दिन की होती है, 3 दिन के अंदर बेटे मतलब चैप्टर ही खत्म हो जाता है। ठीक, अच्छा सर 3-3 दिन वाले भी टॉपिक हैं क्या? बहुत सारे टॉपिक है जो 3-3 दिन की अपनी उम्र रखते हैं। 3 दिन के अंदर कितना भी रो रो के पढ़ो, कितना भी सो सो के पढ़ो, ठीक है, 3 दिन से ज्यादा उसको लगते नहीं है। हाँ, अरे थैंक यू तुषार, थैंक्स अलॉट। आगे चलते हैं। दूसरा, यहाँ पर जब कभी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते समय उनका फ्रेमवर्क क्या होगा और उसके साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसे 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स और भी हैं जो आपकी थ्योरी के अंदर कवर होते हैं। तो ये है बेटे कुल मिला के आपका सिनारियो, इतने टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करने पड़ेंगे, और ये है आपका 100% सिलेबस। और हर एक टॉपिक के अंदर आपकी पकड़ बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए, आपकी पकड़ बड़ी मजबूत होनी चाहिए। उसी के बाद आप यहां पर उम्मीद कर सकते हैं कि आपके इंटर में अकाउंटिंग के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आए। क्यों? कारण यहां पर यह है कि अगर आपको एग्रीगेट 200 का बनाना है तो 200 के एग्रीगेट में अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सर कारण, अकाउंट का सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसीलिए करता है क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहला पेपर आपका अकाउंटिंग का होगा, और पहले पेपर के अंदर तो माशाअल्लाह क्या डर होता है हमारे अंदर। ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पेपर से बस अब भी एक शेर उठ के खड़ा होगा सामने और हमको खा जाएगा। हमको ऐसा लगता है क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये कोई शेर है जो हमको खाने के लिए, हमारा शिकार करने के लिए आया है। तो पहला पेपर होता है अकाउंटिंग का, और उस समय आपके अंदर बहुत ज्यादा डर होता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। दूसरी चीज, आप जितने टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से 1-2 टॉपिक के कभी आपने नाम सुने होंगे तो ठीक है, अदरवाइज बाकी टॉपिक के तो आपने नाम भी नहीं सुने। फाउंडेशन में वही हुआ था, पर सर इस बार इंटर में वो, हाँ बेटे बता रहा हूं ना, होता वही है, सबके साथ होता है। मैं भी पेपर देने जाऊंगा तो पहले पेपर के अंदर तो मेरे अंदर भी डर होगा। हाँ, पहला पेपर लिख देने के बाद आदमी का टेम्परामेंट कुछ अलग तरीके से सेट हो चुका होता है, फिर हम यूज टू हो चुके हैं, फिर अपनी वाली पे आ चुके होते हैं, अरे अब तो जो पेपर आएगा सब निपटा लेंगे, फिर हमारे अंदर वो एटीट्यूड डेवलप हो चुका होता है। तो फिर सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर में फिर दिक्कतें नहीं होती हैं आपको, ठीक है। तो अकाउंटिंग का पेपर सबसे पहला पेपर होगा, उस दिन स्टूडेंट को थोड़ा सा ज्यादा ही डर लगता है। दूसरी चीज, अकाउंटिंग का पेपर ये एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर आप सबसे पहले एग्जाम्शन की उम्मीद कर सकते हैं, और दूसरी चीज, आपके 200 मार्क्स के एग्रीगेट बनाने के लिए जो मेजर कंट्रीब्यूशन आ सकता है वो आपके अकाउंट से ही आ सकता है। आपको अकाउंटिंग में लगभग लगभग मिनिमम, मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं, मिनिमम आपको 75 का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है।
75 का टारगेट इसलिए लेके चलना पड़ेगा क्योंकि अगर सारे सब्जेक्ट के अंदर आपके 40 आए 3 सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो ये होगा 120। फिर भी 200 बनाने के लिए तो कम से कम 80 चाहिए ही चाहिए है। तो मैंने कहा अगर अकाउंटिंग में आपके 70 भी आ गए तो बचे हुए 10 नंबर का जो शॉर्टफॉल है वो बचे हुए 3 सब्जेक्ट में 2-2 3-3 4-4 नंबर जो एक्स्ट्रा मिलेंगे, किसी में 42, किसी में 44, किसी में 45, उससे ही मेकओवर हो सकते हैं। तो आप अगर किसी पे भरोसा कर सकते हैं ग्रुप 1 के अंदर फिलहाल की कंडीशन में, जिस पोजीशन में आप हैं, तो वो एक ही सब्जेक्ट है, वो है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऊपर ही आप यहां पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सर हमारे सिलेबस की। सर हमारा कैलेंडर तो आपने बना दिया कि सर सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक हमने अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद जनवरी से लेके 31 मार्च तक ग्रुप 2 की अकाउंटिंग का कोर्स हमने कंप्लीट कर लेना है। लगभग 1.5 मंथ होंगे हमारे पास में रिवीजन के लिए। तो सर इसके लिए अब राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या व्यवस्था है, टेस्ट पेपर की क्या व्यवस्था है? तो बेटे सितंबर में और अक्टूबर में तो कोई टेस्ट पेपर आपके नहीं होंगे, लेकिन नवंबर के मंथ से आपके संडे टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। हर संडे को आपका टेस्ट पेपर हुआ करेगा। संडे का जो टेस्ट पेपर होगा वो आपस में डिसाइड कर लेंगे 40 मार्क्स का रखना है, 50 मार्क्स का रखना है, छोटा पेपर रखना है, बड़ा पेपर रखना है, वो आपके और मेरे बीच के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है। नवंबर से हमारे संडे टेस्ट शुरू हो जाएंगे, यानी कुल मिला के आपके माइक्रो टेस्ट यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। माइक्रो टेस्ट का मतलब है चैप्टर वाइज आपकी टेस्ट सीरीज यहाँ से शुरू हो जाएगी, आप ऐसा मान सकते हैं। चैप्टर वाइज आपके टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे और ये जो माइक्रो टेस्ट है ये आपके चलते रहेंगे कब तक? जब तक आपका सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं हो जाता, दिसंबर तक। दिसंबर में जैसे ही आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होगा, जनवरी से बेटे आपकी यहां पर पहले तो फुल कोर्स टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। लगभग हर संडे को, या जब फुल कोर्स टेस्ट सीरीज शुरू होगी तो अल्टरनेट संडे को हमारा एक पेपर हो जाया करेगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा, वही बेटे 3 घंटों का आपको समय मिलेगा और यहां से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। ये कहलाएगी आपकी मैक्रो टेस्ट। मैक्रो टेस्ट जो होंगे वो पूरे के पूरे सिलेबस को, पूरे के पूरे टॉपिक को, पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करके होंगे। और ये शुरू होंगे हमारे कब से? जनवरी से, ग्रुप 1 के लिए, क्योंकि 31 दिसंबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। तो जनवरी से जो टेस्ट सीरीज होगी, फुल कोर्स टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सर ग्रुप 2 का क्या करोगे? ग्रुप 2 के लिए आपका जैसे ही फरवरी शुरू होगा, लगभग पहला हफ्ता छोड़ के दूसरे हफ्ते से फरवरी में ग्रुप 2 के भी आपके टेस्ट पेपर शुरू हो जाएंगे। ये माइक्रो टेस्ट होंगे और उस समय ग्रुप 1 के टेस्ट जो होंगे वो अल्टरनेट संडे को हुआ करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक संडे को मुझे ग्रुप 2 का टेस्ट रखना है तो दूसरे संडे को मैं ग्रुप 1 का टेस्ट रखूंगा। ठीक है, ऐसे करके काम करेंगे। तो यहां पर ग्रुप 2 के आपके माइक्रो टेस्ट शुरू हो जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी। फिर मेरा मानना है कि 31 मार्च को हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो अप्रैल से हम अपनी मैक्रो टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे, फुल कोर्स टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। बेटे मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रख लें। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इसीलिए कह रहा हूं ताकि कहीं मैं अपने वादे से फिसल ना जाऊं। ठीक है ना, हो सकता है कि बेटे आगे जाके मैं अलाली करना शुरू कर दूं, मैं आपकी टेस्ट सीरीज ना लूं, तब बेटे आप मुझे फोटो दिखा दिखा के मेरा कमिटमेंट याद दिलवा सकते हैं। और अगर टेकन, हाँ, आप मुझे बेटे फोटो दिखा दिखा के मेरा कमिटमेंट याद दिलवा सकते हैं कि सर देखो अपने हाथ से आपने लिख के दिया था, फोटो के साथ स्क्रीनशॉट निकाला होगा, देखो सर आप बोल रहे थे, यूट्यूब में वीडियो भी अवेलेबल है। ठीक सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमको आप पे भरोसा है। बेटे मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार लेट द बायर बी अवेयर, डॉक्ट्रिन ऑफ क्विट एम्प्टर, ये आपके अंदर, ये भावना आपके अंदर पैदा हो जानी चाहिए। अगर किसी ने कोई भी कमिटमेंट आपसे कर दिया तो बेटे अब तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि अब तूने कमिटमेंट किया ना तो तू पूरा कर, तेरे से तो करवाएंगे हम पूरा। अब तू चाहे या ना चाहे तेरा जीना आराम कर देंगे, लेकिन कमिटमेंट यानी कमिटमेंट। ठीक, फिर तुरंत उसको एक ही डायलॉग याद दिलाने का, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी वो कर दी, तो उसको ये वाला डायलॉग याद दिलाना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना, तो ये चीज मैं अपने ऊपर भी एप्लीकेबल करता हूँ। तो कि हाँ, कहीं पर भी अगर मेरे कदम डगमगाएं, अगर आपको ऐसा लगे कि क्लासेस के अंदर कुछ भी थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है, तो आप अपना भला देखें, मेरा भला ना देखें। ठीक है, और आप बेटे आप बिल्कुल मेरे पीछे पड़ जाएं कि सर ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक, और ये मैं बिल्कुल आपको पूरी छूट दे रहा हूँ, पूरे अधिकार दे रहा हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि नवनीत सर अकाउंट के सब्जेक्ट को लेके कहीं से भी ढिलाई बरत रहे हैं, तो आप मेरे ऊपर बेटे पूरे औजार फाटे लेके चढ़ाई कर सकते हैं, ये पूरा अधिकार मैंने आपको दिया। ठीक, हाँ ओके सर। तो इस तरीके से हमारा काम होगा। सर इस तरीके से काम करने का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जब आपके आखिरी में 1.5 महीने का समय आपके पास में जब होगा, तो उस समय अकाउंट का एटलीस्ट टेंशन आपको नहीं होगा, ना तो ग्रुप 1 का अकाउंट में, ना तो ग्रुप 2 के अकाउंट में आपको टेंशन होगा। ठीक है, तो सर ग्रुप 2 का अकाउंटिंग हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें? बेटे ये डिसाइड करेंगे हम 31, हम दिसंबर में डिसाइड कर लेंगे ना, कुछ जल्दी थोड़ा ना पढ़िए। मैंने वैसे भी ग्रुप 2 की क्लास कब शुरू करनी है? जनवरी में शुरू करनी है, तो हम दिसंबर में डिसाइड करेंगे ना। दिसंबर में अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ग्रुप 1 का अकाउंटिंग तो मजा आ गया सर, एकदम रेडी है,
क्योंकि तब तक आपके माइक्रो टेस्ट हो चुके होंगे, जनवरी से आपके मैक्रो टेस्ट शुरू होने वाले होंगे, तो माइक्रो टेस्ट में ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ग्रुप 1 की अकाउंटिंग आपसे बन रही है कि नहीं बन रही है। तो फिर आराम से दिसंबर में डिसाइड कर लेंगे ग्रुप 2 की अकाउंटिंग की क्लास लगानी है नहीं लगानी है, ठीक है ना। हाँ सर, फिर आप उस समय ना फीस बढ़ा दोगे? नहीं बेटे, फीस अभी जितनी है उतनी ही बाद में रहेगी, फीस इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होने वाले। पहली बात तो ये होगा बेटा, ये है मेरा पर्सनल कैलेंडर जिसके हिसाब से मैं क्लास के अंदर आगे बढ़ूंगा। अब इस कैलेंडर के बाद भी अगर किसी के मन में कोई डाउट आता है तो वो पूछ सकता है। सर सब्जेक्ट के अलग से एक क्वेरी है, पूछो बेटे क्या क्वेरी है बताओ। जितना पूछना है बेटे पूछ लो, क्योंकि मैंने एक बार अगर पढ़ाना शुरू किया तो फिर ये आजू बाजू आहार बाहर के जितने क्वेश्चन होते हैं ना बेटे, फिर वो इरिटेट करते हैं मेरे को कई बार, इसीलिए जो पूछना है खुल के पूछ लो बेटे। हाँ ओके अच्छा अच्छा। सर आईसीआई वाले जब एग्जामिशन वगैरह ये सब प्रोवाइड करते हैं तो फिर एवरेज जो बनता है पासिंग स्टूडेंट का वो कम क्यों रहता है? बेटे असल में क्या होता है, इंडिया के अंदर जो पेपर देते हैं ना स्टूडेंट, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट तो पहले माइंडसेट बना के जाते हैं पेपर देने के लिए, हमने क्लियर वियर तो होना नहीं है। उनको खुद पता होता है ना बेटे, हर आदमी को पता होता है उसने कितना पढ़ रखा है, वो पेपर के अंदर जाके क्या परफॉर्म करने वाला है। एवरीबडी नोज इट्स ओन रियलिटी, हिज और हर ओन रियलिटी, सबको अपनी रियलिटी पता होती है। लेकिन फिर भी वो पेपर देने जाते हैं कि एटलीस्ट वहां पर एक्सपीरियंस तो हो जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। उन 3 घंटों के अंदर आपकी मन स्थिति क्या होती है, आपके दिल पे क्या बीतती है, और देना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई आदमी पहले ही मान चुका है कि मैं टाइम मेरा निकलने वाला है ही नहीं, तो एग्जाम के अंदर क्या अपीयर करेगा? ऐसे बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हर स्टूडेंट ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है। दूसरा, कई बार बेटे एग्जाम के अंदर एक बहुत बड़ी बात मैंने अक्सर देखी गई है, हाँ आपकी बुक भी, हाँ बहुत सारी बात मैंने ये भी देखी कि कई बार स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन एग्जाम का डर उनके अंदर 2-3 दिन पहले इतना जबरदस्त तरीके से हावी हो जाता है कि वो डर उनको अच्छे से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन परफॉर्म करने की इजाजत नहीं देता उनके अंदर। ये एक बड़ी समस्या आ जाती है। ठीक, कई स्टूडेंट के अंदर देखा है बेटे, क्योंकि आपको आंसर पेपर पे लिखने हैं, लेकिन स्टूडेंट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि बस आई एम स्वामी विवेकानंद, अहम ब्रह्मास्मि। उनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो ऊपर वाले ने एक ही डायलॉग बनाया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और मैं ब्रह्म हूं तो मैं कहीं पे भी जाऊंगा। तो कभी आपने एक मूवी देखी होगी, मैट्रिक्स मूवी देखी थी बेटे? मैट्रिक्स बोलो ना हाँ या ना, मैट्रिक्स मूवी देखी थी कि नहीं? सभी ने देखी होगी बेटे, कियानो रीव्स साहब नहीं सर, अबे मैट्रिक्स मूवी नहीं देखी? MATRIX, बड़ी फेमस मूवी थी, MATRIX, मैट्रिक्स मूवी। हाँ आज देखते हैं, ठीक है बेटे चलो, देखी नहीं देखी तो आपको ऐसा लगता है कि मैं भी उस कियानो रीव्स के जैसा हूँ कि बस आंख बंद करूंगा और मुझे कोई भी चीज याद करनी होगी तो कंप्यूटर की तरफ पूरा का पूरा प्रोग्राम मेरे अंदर डाउनलोड हो जाएगा और कल जाके मैं पेपर लिख दूंगा। तो कई लोग इस गुमान में भी रहते हैं। तो राइटिंग प्रैक्टिस ना करना, अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर काम ना करना, सिलेबस को पूरा कंप्लीट ना करना, कंसेप्चुअली सिलेबस को पूरा कंप्लीट ना करना, कंसेप्ट को डिटेल में ना समझना, टेस्ट पेपर ना देना, ये कई सारे रीजन होते हैं जो उनके फेलियर का एक रीजन बन जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेस्ट पेपर में अपीयर नहीं करते। कल बेटे संडे को मैंने सीए फाउंडेशन का टेस्ट लिया था। संडे को सीए फाउंड, आप बिलीव नहीं करेंगे, संडे की क्लास जो अभी सीए फाउंडेशन में लगभग लगभग 30 से 40 स्टूडेंट ऐसे जो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। उन 30 से 40 स्टूडेंट में मात्र बेटे 15 से 20 स्टूडेंट पेपर दिया। सिर्फ 15 टू 20 स्टूडेंट्स ने अपने टेस्ट पेपर को, संडे के पेपर को अटेम्प्ट किया, बाकी लोग तो पेपर देने नहीं आए। सबका कहना यह था कि सर आज ना मेरे पास में टाइम नहीं है, किसी को वैक्सीनेशन में जाना है, किसी को कहीं जाना है, सर मेरे पास में टाइम नहीं, बाद में डाउनलोड करके सर मैं अपना पेपर सॉल्व कर लूंगा। मतलब अब ये तो हाल है बेटे, अब इतना कैजुअली अगर आप पेपर को लेंगे तो जिस दिन पेपर आएगा बेटे वो भी आपको कैजुअली लेगा। ठीक है ना? तो आप अभी संडे के टेस्ट को कैजुअली लो, तो फिर बेटे मई में आईसीआई का जो पेपर होगा वो आपको बड़ा कैजुअली लेगा। ये तो वक्त का पहिया है, गोली घूमता है बेटे, जैसा आपका एटीट्यूड पेपर की तरफ है वही एटीट्यूड पेपर आपके लिए डेवलप कर लेगा एक समय के बाद। तो ये प्रकृति का नियम है, इसलिए इस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलूं? यस सर आगे चलो। लो बेटे, अब मेरा आज से एक नया टॉपिक शुरू होता है। अब थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इतना जब डिस्कशन हो चुका है, इतनी बातें हो चुकी हैं, तो अब क्यों ना थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए। यस सर बिल्कुल पढ़ लिया जाए। तो आओ बेटे, पहला टॉपिक सर कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे आखिरी टॉपिक से शुरू करेंगे। क्या बात कर रहे हो सर, सबसे आखिरी टॉपिक से? हाँ बेटे, मैं हमेशा अपने सिलेबस को अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से पढ़ाना शुरू करना पसंद करता हूँ। इसके पीछे का पहले मैं आपको कारण बता दूं। हाँ सर, डेडिकेटेड स्टूडेंट होते हैं लास्ट में वो ड्रॉप कर देते हैं बेटे। वो ड्रॉप इसलिए कर देते हैं कि उनका डर उनको इस चीज की इजाजत नहीं देता कि वो जाके पेपर, मतलब कि हर आदमी को लगता है कि मैं पेपर देने जाऊं तो पास ही होके निकलूं। और क्या होता है, वो उनके लिए फेल होने का डर इतना बड़ा हो जाता है कि उनको कुछ करने की इजाजत ही नहीं देता। कहते हैं ना बेटे, आदमी को सोचना चाहिए, लेकिन तब तक सोचना चाहिए जहां तक उसको अच्छा लगे। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज को सोचना आदमी को काम करने की परमिशन नहीं देता। वही चीज होती है उनके साथ में, और कोई नई बात थोड़े ना। हाँ,
सर ये सिंगल एंट्री से क्यों शुरू कर रहे हो? आप कंपनी से शुरू करो ना, फाइनल अकाउंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी से शुरू करो। अभी अभी हमने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ रखा है, याद भी है थोड़ा बहुत? नहीं बेटे, यहाँ से शुरू करते हैं। असल में ये टेस्ट मुझे, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर मुझे पर्सनली देखा जाए तो बड़ा पसंद है। सर 2 क्वेश्चन और हैं। अच्छा 2 क्वेरी और पूछ लो बेटे, वही पूछ लो, फिर मैं अपने नए टॉपिक को शुरू करता हूँ, आज की क्लास को शुरू करता हूँ। फिर मैं पूछो बेटे। तो आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है वो है हमारा सिंगल एंट्री। ये टॉपिक मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि आपके सीए फाउंडेशन की बेसिक नॉलेज को टेस्ट कर लेता है ये वाला टॉपिक। कितने अच्छे से आप सीए फाउंडेशन पढ़ के आए हैं, कितने अच्छे से आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर कर रखा है। ये वाला चैप्टर ये पूरे के पूरे आपके कंसेप्ट को बेटे झंझोड़ के रख देगा, हिला के रख देगा और पूरा टेस्ट कर लेगा। एक ही चैप्टर ऐसा है जो आपका पूरा खून चूस लेगा बेटे, सीए फाउंडेशन में जितना खून आपने इकट्ठा कर रखा है, इसलिए ये वाला टॉपिक बहुत पसंद है। दूसरा कारण सुनो, दूसरा कारण अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसका कुछ पास्ट डेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा मेरे पास में है जो मैं आपको दिखाता हूं। इसका पास्ट डेटा, इंटरेस्टिंग डेटा जो मेरे पास में है वो आपको बताएगा कि क्यों मुझे ये टॉपिक जल्दी से पसंद आता है। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा ये देखो बेटे, सबसे पहला अटेम्प्ट मैं मई 2018 से जो अटेम्प्ट आए थे मैं उनको एनालाइज कर रहा हूं, क्योंकि मई 2018 में ही बहुत सारे चेंजेस आए थे। आईपीसीसी को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट किया गया था, बहुत सारे चैप्टर इधर से उधर सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के अंदर आगे पीछे किए गए थे। कुछ चैप्टर ऐसे भी थे जो सीए फाइनल से कुछ हद तक उठा के यहाँ पे ले आए थे। तो मई 2018 से ही मैंने अपनी एनालिसिस को शुरू कर रखा है। हालांकि आपके साथ इंटरमीडिएट का जो न्यू कोर्स एप्लीकेबल हो रहा है या जो न्यू कोर्स एप्लीकेबल होगा, वो न्यू कोर्स एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने इफेक्टिव किया था नवंबर 2020 से। ठीक है, तो आप जो न्यू कोर्स पढ़ने वाले वो नवंबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर्स ऐसे जो पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, इसलिए इनकी एनालिसिस मैं 2018 से करना पसंद करता हूं। तो अगर आप मई 2018 के अंदर देखो, मई 2018 का जब पेपर आया था तो सिंगल एंट्री सिस्टम का कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं था। क्या बात कर रहे हो सर? आप बोल रहे हो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं था। आगे तो देखो, अगला अटेम्प्ट हुआ बेटे अब कब? नवंबर 2018 में एक ही क्वेश्चन आया था, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। शानदार, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बैलेंस शीट टैली करवाओ, 15 मार्क्स पूरे लेके जाओ। इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अटेम्प्ट हुआ बेटे नवंबर 2019 को, यहां पर भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आया था वो आया था 12 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ इसके बाद नवंबर 2019 को, नवंबर 2019 को यहां पर भी एक क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, वो आया 10 मार्क्स का। क्या लगता है बेटे अगला जब अटेम्प्ट हुआ होगा मई 2020, मई 2020 में तो हो नहीं पाया, सीधे नवंबर 2020 में हुआ, तो अगला जो अटेम्प्ट हुआ था नवंबर 2020 में, उसमें इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया होगा? सर देखो ना, पहले 15 फिर 12 फिर 10, सर 5 नंबर कर दिए होंगे इन्होंने। नहीं बेटे, अब यहां से इंस्टीट्यूट ने अपना एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम बेटे सिंगल एंट्री चैप्टर से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे देंगे। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नवंबर 2020 में भी इस चैप्टर में से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। उसके बाद जनवरी 2021 का जो रिपीटेटिव अटेम्प्ट था उसके अंदर भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और अभी जो रिसेंटली अटेम्प्ट हुआ है जुलाई 2021 का, उसके अंदर भी इस चैप्टर में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। यानी मोटे मोटे तौर पे अगर मैं लोअर साइड में उम्मीद करूं तो आप इस चैप्टर से लगभग लगभग 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। यू कैन अज्यूम कि इस चैप्टर में से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। 10 मार्क्स को आप सिर्फ 10 मार्क्स ना देखें, 10 मार्क्स को अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बेसिस पर देख रहे हैं तो 10% के बराबर है। सर शॉर्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इन शॉर्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा नहीं, आ सकता है। इंस्टीट्यूट का मामला है, 100% श्योरिटी, 100% कंफर्मेशन तो इस दुनिया का कोई आदमी नहीं दे सकता। ठीक है, इंस्टीट्यूट वालों को जब देखो बेटे, मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूँ। ठीक, अब ये सच्चाई आपको अभी तक समझ में आ गई होगी, मैं उस सच्चाई को बड़े कम शब्दों में बयान भी कर देता हूँ आपके सामने। इंस्टीट्यूट पहली मन बना के बैठी होती है कि इस बार स्टूडेंट को पास करना है कि फेल करना है। अगर इंस्टीट्यूट ने पहले डिसाइड कर लिया कि इस बार तो सारे स्टूडेंट को हम सद्दे से साफ करेंगे, जब सद्दे से पास करेंगे, जबरदस्त रिजल्ट देंगे, जो पेपर देने आएगा थोड़ा सा भी ढंग ठिकाने का पेपर लिख देगा तो हम उसको पास कर देंगे, तो पता बेटे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपके मामा का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, बस ऐसे आप आंसर लिख दो, आप पास हो जाओगे। यानी बेटे कुल मिला के ऐसा है कि आप कई बार तो पेपर देख के बोलोगे कि सर ऐसा पेपर लेने के बजाय तो इंस्टीट्यूट वाले जनरल प्रमोशन दे देते, ज्यादा अच्छा था। ऐसे ऐसे ही पेपर आए हैं। और जब इंस्टीट्यूट ने अपना मन बना लिया कि हमको किसी को पास ही नहीं करना, बिल्कुल सिलेक्टेड कैंडिडेट को पास करेंगे जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जो पूरा सिलेबस कवर करके आया होगा और कंसेप्ट जिसके तगड़े होंगे, हमको उन्हीं को पास करना है, तब इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन क्या पूछेंगे? हमारे इंस्टीट्यूट के चेयरमैन के मामा का नाम क्या है,
हमारे इंस्टीट्यूट के चेयरमैन के पापा का नाम क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ स्टडीज के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनके मामा का नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब देते बैठे जवाब। इसलिए इंस्टीट्यूट की कभी उम्मीद मत रखना कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन देंगे और इतने मार्क्स का नहीं देंगे, ठीक है ना, वो मामा चाचा तक चले जाते हैं कई बार। इसीलिए इस गलतफहमी ने रहा है कि ये आएगा ही आएगा, आ सकता है, एक उम्मीद है। तो मैंने कहा बेटे 10 मार्क्स को कभी भी आप 10 मार्क्स के रूप में ना देखें। 10 मार्क्स का मतलब होता है 10%, यानी कुल मिला के आपके अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में इस अकेले चैप्टर की 10 मार्क्स की 10% की वेटेज है, 1/10 की वेटेज अकेले इस चैप्टर की है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए पहले तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर मैं मान लूं कि आप सिर्फ फर्स्ट ग्रुप देने वाले हैं, आप 400 मार्क्स का पेपर देने वाले हैं, तो अगर आप इस चैप्टर में से 10 मार्क्स ले आते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो, ये लो ये लो ये लो, ये कैंसिल कर दिया, 4 से अगर कैंसिल करूं तो 2.5%। ये आपके पूरे एग्रीगेट में अकेला ये इकलौता सब्जेक्ट ऐसा, इकलौता टॉपिक ऐसा है, इकलौता चैप्टर ऐसा है जो आपके एग्रीगेट में 2.5% की कंट्रीब्यूशन करता है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसलिए इसके साथ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे, इसके साथ किसी भी तरह की 19-20 नहीं करेंगे, ठीक। और अपने जितनी बेसिक नॉलेज है उसको पूरा ये चैप्टर आपका टेस्ट करवा के जाएगा। ओके सर, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। आगे चलते हैं सर, ठीक है। अब इसके अंदर पढ़ना क्या है वो भी समझ लो। सर ऐसी पूरा स्लाइड से पढ़ाओगे क्या? नहीं, हर एक चैप्टर के अंदर मेरी शुरू की जो इनिशियल डिस्कशन होगा उसमें आपको 2 स्लाइड्स देखने को मिलेंगी। वो जो पिछला डेटा मैंने आपको दिखाया है वो, और दूसरा हमारे चैप्टर के अंदर हम क्या क्या कौन कौन सी चीजें किस किस तरीके से कवर करने वाले हैं, सिर्फ वो। उसके बाद फिर हम अपने पेन और पेपर वाले ट्रेडिशनल स्टाइल में वापस आ जाएंगे। तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ सर ऐसे ही पीपीटी से पढ़ाओ, तो 100% पीपीटी से पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। और मैं ये कहूं कि हम बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करें तो उसका भी कोई सेंस नहीं बनता। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ना, अब अकाउंटिंग फॉर सेल ऑन अप्रूवल लिखा हुआ, बताओ कॉपी पे। अब ये क्या आ गया? अच्छा ओके, चलो मैं इसको अलग तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है सर, ओके। हाँ बेटे आ जाओ फिर। अब बात आती है कि सर इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हाँ सुनो, ये रहेंगे बेटे आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हमारी क्लास के अंदर लगभग लगभग इतनी चीजें कवर होने वाली हैं, ठीक। ओके सर, इतनी चीजें कवर होने वाली है, मतलब क्या क्या? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को कई बार इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहा जाता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये सारी बातें, यानी मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम और मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हमारी क्लास के अंदर सबसे पहले डिस्कस होगा। तो सबसे पहले मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ये हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप के सिंगल एंट्री सिस्टम मार्केट में प्रचलित हैं, मार्केट के अंदर फेमस हैं, मार्केट में जो चल रहे हैं, जो घूम रहे हैं, उनके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। फिर तीसरा हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ मतलब किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, या किस तरीके से आप अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर आपके पास में कोई इनकम्प्लीट डेटा है तो उसको यूज करके। तो यहाँ पर 2 अलग अलग मेथड होती हैं, एक होती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और दूसरी होती है कंप्लीट अकाउंटिंग मेथड। तो यहाँ पे कंप्लीट अकाउंटिंग मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड क्या होती है इसको समझेंगे, और इन्हीं 2 मेथड पे बेस्ड जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पॉसिबल हैं, अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, क्वालिटी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, और जो एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं, दमखम रखते हैं, उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को यहाँ पर हम क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। ये हमारा चैप्टर है। इतनी बातें डिस्कस होते से ही हमारा टॉपिक भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। आगे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, मुद्दा तो यहाँ पर इसका है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम नाम का कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। देयर इज नो सिस्टम लाइक द सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर आप बोलो कि दैट इज द सिस्टम ऑफ द फॉर द सिंगल एंट्री, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो किसी भी तरह का कोई भी इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम होगा, उस इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम को ही सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से पुकार दिया जाता था, ठीक। आज की डेट में तो बेटे कायदे से इसको सिंगल एंट्री कहते भी नहीं है। आप अगर कभी इस चैप्टर का नाम पढ़ोगे तो कहीं पर भी आपको सिंगल एंट्री लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी आपने पूरे रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किए। और अगर आपने पूरे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए, इसका मतलब जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है अपने फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, सारी इंफॉर्मेशन आपकी अकाउंट्स की बुक आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रही है। तो इस तरीके से जो इनकम्प्लीट अकाउंटिंग होती है उसको हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से पुकारते हैं। अब सर इनकम्प्लीट अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है तो फाइनल अकाउंट कैसे बनाए जा सकते हैं? बस यहीं पर आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक्सपर्टीज काम आती है। अब आपको अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके उन फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के आपको सामने वाले को पकड़ानी है। मुद्दा यहाँ पर ये होता है, ठीक है सर। इस सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर दिक्कतें क्या क्या है, या सिंगल एंट्री सिस्टम गलत क्यों है, कितने टाइप का होता है?
तो अगर मैं गलती की बात करूं, पहली बार तो आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी अकाउंट की बुक को मेंटेन नहीं किया, ये पहली प्रॉब्लम है इसके अंदर। दूसरा, अगर आपके पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप अपने प्रॉफिट को एस्टिमेट तो कर सकते हो, लेकिन आप अपने प्रॉफिट को बिल्कुल गारंटीड नहीं कह सकते कि हमारा प्रॉफिट इतना ही। हम आर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और द बैलेंस शीट इज प्रेजेंटिंग द ट्रू एंड फेयर व्यू और द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज प्रेजेंटिंग द ट्रू एंड करेक्ट व्यू, आप ये भी नहीं कह सकते। तीसरी चीज, आपकी अकाउंटिंग की बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब आपके पास में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सही तरीके से आपने अकाउंट की बुकिंग को मेंटेन नहीं किया, तो आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो आपकी अकाउंट की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत है शायद आप उसको सप्लाई ना कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में देयर आर लॉट ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम और द अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो ये आपके अलग अलग डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। कितने टाइप के सिंगल एंट्री सिस्टम होते हैं? तो नॉर्मली जितनी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर देखा गया है अलग अलग तरीके से अकाउंट की बुक मेंटेन करने को, जो अलग अलग तरीके से देखा गया है उसमें 3 टाइप के सिंगल एंट्री सिस्टम बताए गए हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला सिंगल एंट्री सिस्टम है उसका नाम रखा गया है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। सर प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब, पुराने जमाने में इस तरीके से अकाउंटिंग हुआ करती थी। पुराने जमाने में अकाउंटिंग करते समय लोग सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन किया करते थे। सर पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते थे मतलब, भाई अगर आपने किसी से उधार गुड्स खरीदा है तो अपने सप्लायर को आपने कितने पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट, और अगर आपने किसी को क्रेडिट में गुड्स बेचा है तो अपने डेटर से आपको कितने पैसे रिकवर करने हैं उसका हिसाब किताब रखने के लिए आपने मेंटेन कर लिया डेटर्स अकाउंट। तो आपने बेटे यहां पर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर लिया और आपने कह दिया कि हमारी अकाउंटिंग यहां पर आके कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको कहा जाता था प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ये अपने आप में बड़ी अनरियलिस्टिक अप्रोच है और रियल टाइम में तो ये कहीं पर भी आज की डेट में देखने को नहीं मिलती, लेकिन पहले के जमाने में होती थी तो आज भी लिखी हुई है। दूसरा, इसके अंदर जो आता है वो आता है सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। सर सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब, यहां पर बेटे आपने पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर लिया, उसके साथ में आपने कैश बुक और मेंटेन कर ली, चलो ठीक है। अगर आपने पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए इसका मतलब सारी लायबिलिटीज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सारी एसेट्स जो आपके पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आती है वो सारी एसेट्स भी आपने रिकॉर्ड कर ली और साथ में आपने कैश बुक भी मेंटेन कर ली। कैश बुक से साल भर के अंदर कितना कैश आया और कितना कैश आपने कहां कहां खर्च किया उसका डेटा आपके पास में अवेलेबल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में बहुत हद तक बहुत हद तक आपने इंफॉर्मेशन को अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड कर रखा है, लेकिन क्योंकि यहां पर इनकम और एक्सपेंसेस और रियल अकाउंट सेपरेटली अभी तक कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, इसीलिए सेपरेटली कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुए, इसलिए इस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को भी कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आप नहीं मान सकते। दिक्कत यहां पर ये है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने कहा भाई ये सिंगल एंट्री सिस्टम वाला मामला है, तो ये हो गई सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। एक और होता है सर, वो क्या है? उसको कहते हैं हम लोग क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। सर क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या होगा, यहां पर बेटे हम कुछ पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, कैश बुक मेंटेन कर लेते हैं, साथ में कुछ सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर लेते हैं, जैसे इंडिया में हुआ करता था पुराना जो महाजनी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं ना, जिसको कभी शायद बेटे आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके पापा जो अपने बिजनेस के लिए अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो एक वो लाल कलर की बुक खरीद के ले आते हैं, किताब लेके आते हैं, दिवाली के दिन हम उसकी पूजा भी करते हैं। फिर उसके बाद में जब भी पापा को अपना कोई हिसाब किताब लिखना होता है तो उस पेज, उसकी जो कॉपी होती है, कॉपी के पेजेस को मोड़ मोड़ के वो क्रीज बनाते हैं, क्रीज बना के उसके अंदर नमा जामे जमा नामे और इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट करके कुछ अपनी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, खाते वही जो बनाते हैं। तो खाते बही के अंदर, खाते बही जो इंडिया के अंदर चला करता था, खाता बही सिस्टम, ये इसको हम लोग कहते थे महाजनी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वो कुल मिला के देखा जाए तो क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ करता था। सर क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे पर्सनल अकाउंट ओपन होते थे, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, कैपिटल का, ये का वो का, सारे पर्सनल अकाउंट ओपन हो गए। दूसरा, पर्सनल अकाउंट के साथ एक कैश बुक अलग से मेंटेन होती थी, कितना कैश आया दिन में, कितना कैश गया और कितना कैश हमारे पास में बाकी रह गया, जिसको हम लोग कहते थे क्लोजिंग बैलेंस, पुराने जमाने में कहा जाता था उसको सिलक, कितनी सिलक हमारे पास में बाकी है। तो मुद्दा यह है कि कैश बुक भी मेंटेन करते थे वो। और साथ में अगर कोई ट्रेडर है तो ट्रेडर बेटे जितना सामान खरीदा है उसके लिए परचेज बुक और जितना सामान बेचा उसके लिए सेल्स बुक भी अलग से मेंटेन कर लेते थे। तो ऐसी कुछ सब्सिडरी बुक भी वहां पर मेंटेन की जाती थी। तो ये जो डेटा होता था ये लगभग लगभग उनका प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सफिशिएंट डेटा उनको प्रोवाइड कर देता था और इंडिया के अंदर अकाउंटिंग चलती रही। तो ऐसा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसके अंदर आप
पर्सनल अकाउंट का भी डेटा मेंटेन कर रहे हैं, आप कैश बुक भी मेंटेन कर रहे हैं और कुछ सब्सिडरी बुक भी आप मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। सर ऐसा क्यों? यहां पे तो सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई ना? नहीं, सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई। आपने दूसरे जो इनकम है उनको रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, कैश बुक के अंदर रिकॉर्डेड है, लेकिन आपने सेपरेटली इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया। आपके जो दूसरे खर्चे हैं वो कैश बुक के अंदर पेमेंट में तो दिख रहे हैं, लेकिन आपने सेपरेटली खर्चों की अकाउंटिंग, सेपरेट अकाउंटिंग नहीं कर रखी है। आपने जो आपके पास में जो आपकी एसेट्स हैं जो आप बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हैं, उन एसेट्स की आपने सेपरेट अकाउंटिंग नहीं कर रखी है। तो यहां पर भी एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो नहीं है, इसलिए इसको भी सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर उठा के डाल दिया गया। तो ऐसे तीन तरीके के सिंगल एंट्री सिस्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। एक है यहां पर प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है यहां पर सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, और तीसरा है क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन होते थे, ठीक है। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर पर्सनल अकाउंट के साथ कैश बुक मेंटेन होती थी, बाकी रेवेन्यू के, एक्सपेंसेस के, एसेट्स के दूसरों के अकाउंट या उनका डेटा मेंटेन नहीं किया जाता था, उनकी इंफॉर्मेशन अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं होती थी। तीसरा क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम, इसके अंदर पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर लिया आपने, पर्सनल अकाउंट के साथ कैश बुक मेंटेन कर लिया, और कुछ आपने सब्सिडरी बुक भी मेंटेन कर ली, तो कुछ मेन खर्चों का डेटा आपके पास में अवेलेबल हो जाता था। दैट इज द क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन प्योर हो, सिंपल हो, क्वासी हो, है तो ये अपने आप में सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है तो हमारी जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में इस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को कैसे फॉलो किया जाए और अपनी अकाउंटिंग को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, मेन मुद्दा यहां पर इस बात का होता है। ऑडिबल, चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो इस तरीके से अलग अलग सिंपल एंट्री या सिंगल एंट्री सिस्टम हुआ करते थे। अब सिंगल एंट्री सिस्टम से अगर आप अपने फाइनल अकाउंट बनाना चाहते हैं, फाइनल अकाउंट बनाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द इनकम स्टेटमेंट इज टू ascertain द इनकम अर्न और द लॉसेस इनकर्ड। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। यही आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आपके पास में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल मान लेता हूं आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी का डेटा है और कोई डेटा ही नहीं है आपके पास, ठीक। हो सकता है कि आपके पास में जो अवेलेबल डेटा था वो अवेलेबल डेटा सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी से ही रिलेटेड हो। एक मिनट, हो सकता है आपके पास में जो अवेलेबल डेटा है वो अवेलेबल डेटा सिर्फ आपकी एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड हो, तो क्या करोगे? मैंने कहा बेटे आपके पास में सिर्फ और सिर्फ दो ही डेटा अवेलेबल है, एक है आपके पास में एसेट्स का और दूसरा है आपकी जितनी एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज हैं उनका डेटा आपके पास में अवेलेबल है। अब मैंने कहा बेटे अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे प्रॉफिट या लॉस निकाल के बता दो इस बिजनेस एंटिटी का और इस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता दो, तो आप क्या करेंगे? सवाल इसका है। हम इसको यहां पर कैसे प्रोसीड करें, कैसे काम करें? तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है। सीए फाउंडेशन के अंदर आप एक चैप्टर पढ़ा करते थे जिसका नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन, याद आया? हाँ सर याद आया। अकाउंटिंग इक्वेशन वाला टॉपिक कहता था एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और अगर मैं लायबिलिटी को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दूं तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू किसके हो जाना चाहिए? कैपिटल के बराबर हो जानी चाहिए। तो कैपिटल कुल मिला के एसेट माइनस लायबिलिटी या नेट एसेट्स को रिप्रेजेंट करती है। नेट एसेट्स को कई बार हम लोग नेट वर्थ भी कहते हैं, नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अब आप इसको नेट एसेट कहें, नेट वर्थ कहें, एक ही बात होती है। तो सवाल ये है कि सर अगर हमारे पास में सिर्फ इतना डेटा है तो हम किस तरीके से प्रॉफिट या लॉस निकालें? तो एक बहुत बढ़िया तरीका है कि अगर मैंने कहा बेटे साल के शुरू में, मान लो मेरा अकाउंटिंग पीरियड करंट ईयर में शुरू होता है 1 अप्रैल 2021 को, तो खत्म होगा ये 31 मार्च 2022 को। सर लेकिन 2022 अभी कहाँ खत्म हो रहा है, उसको तो टाइम है खत्म होने में। नहीं बेटे, अब आप जब मई में एग्जाम देंगे तो उन एग्जाम के अंदर आपको जो डेट मिलेगी वो ईयर एंडिंग 31 मार्च ही मिलेगी, क्योंकि पेपर आपका मई में होने वाला है। इसलिए मैं भी अपने हर एक क्वेश्चन के अंदर बनते तक कोशिश ये करूंगा कि आपको 31 मार्च की डेट के रेलेवेंसी में ही इसको समझाऊं। आगे चलते हैं, ठीक है। 31 मार्च 2002। अब मैंने कहा बेटे काम करो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 1 अप्रैल 2021 की एसेट्स और लायबिलिटी बता दो, मुझे 31 मार्च 2022 की एसेट्स और लायबिलिटी बता दो, मैं इसके बाद अपना काम खुद ही निपटा लूंगा। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ठीक है, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो इससे मिलेगी कैपिटल, और क्योंकि ये साल की शुरुआती कैपिटल है तो ये आपके लिए क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल। वैसे ही ईयर एंड में जो भी एसेट्स और लायबिलिटी का डेटा मिले, एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करूं तो यहां पर ही मुझे मिलेगी कैपिटल, और क्योंकि ये ईयर एंड की कैपिटल है तो ये क्या होगी? मेरी क्लोजिंग कैपिटल। अब मैंने कहा और कोई कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन ना मिले तो क्लोजिंग कैपिटल में से अगर मैं
ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दूं तो डिफरेंस का अमाउंट मेरा निकल आएगा प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। सर ऐसे कैसे निकल आएगा, आप भी कुछ भी बात करते हो। यानी क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो तो आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा बेटे। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि आपने एसेट माइनस लायबिलिटी कैलकुलेट करके ओपनिंग कैपिटल निकाली 5 लाख रुपीज, ईयर एंड में एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस करके आपने क्लोजिंग कैपिटल निकाली 7 लाख रुपीज। अब आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन यही कह रही है कि पूरे साल भर के अंदर आपकी कैपिटल बढ़ी है। कैपिटल बढ़ने का मतलब आपकी नेट एसेट बढ़ी है, नेट एसेट बढ़ने का मतलब आपकी नेट वर्थ बढ़ गई। तो बताओ बेटे, मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूं, ये 2 लाख रुपए की कैपिटल जो 7 लाख में कन्वर्ट हो गई बिजनेस की, ये जो नेट वर्थ बढ़ गई, क्यों बढ़ी होगी? सर दो ही पॉसिबल रीजन है इसके। मैंने कहा क्या? सर या तो हमने पूरे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर प्रॉफिट कमाया होगा और ये प्रॉफिट हमारे बिजनेस के अंदर रीइन्वेस्ट हो गया। सोचो ना, आपने बेटे गुड्स खरीदा, प्रॉफिट जोड़ा, गुड्स को बेचा, प्रॉफिट कमाया, लेकिन प्रॉफिट को आप घर लेके नहीं गए, आपने ड्राइंग नहीं करी, आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में बिजनेस के इस प्रॉफिट को यूटिलाइज नहीं किया। तो प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट आपके बिजनेस के अंदर ऑटोमेटिकली रीइन्वेस्ट हो गया। तो अल्टीमेटली अगर आपकी नेटवर्थ बढ़ती है, आपकी नेट एसेट अगर इंक्रीज होती है, तो ये इस बात का संकेत है, इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि आपने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया होगा और यही प्रॉफिट आपने अपने बिजनेस के अंदर रीइन्वेस्ट कर दिया होगा, इसलिए आपकी नेटवर्थ बढ़ गई। दूसरा पॉसिबल कारण ये हो सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने करंट ईयर में कुछ एडिशनल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया हो। मैंने कहा हाँ, ये पॉसिबिलिटी भी है कि भाई साल के शुरू में मेरी नेट एसेट 5 लाख रुपीस की थी, मुझे लगा अपने बिजनेस का साइज बड़ा करना है, आई नीड टू एक्सपांड माय बिजनेस। तो मैंने कहा चलो भाई, मेरी पर्सनल एसेट में से 2 लाख रुपीस की एसेट बिजनेस के अंदर और इन्वेस्ट कर देता हूं, तो जैसे ही मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट करूंगा मेरा क्लोजिंग कैपिटल भी बढ़ जाएगी। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर कर दूं कि मैंने अपने बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण बच जाता है कि आपकी कैपिटल क्यों इंक्रीज हुई। तो आपने कहा प्रॉफिट के कारण इंक्रीज हुई। तो मैंने कहा बेटे, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दो, आपका जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा प्रॉफिट अर्न्ड। अब यहां पर आप क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए इसकी इस मेथड का जो पहला नाम है उसका नाम है बेटे कैपिटल कंपैरिजन मेथड। आप दो अकाउंटिंग पीरियड की कैपिटल को कंपेयर कर रहे होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कैपिटल कंपैरिजन मेथड। टेक्निकली इसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। सर ये टेक्निकली और ये जनरली क्या है बेटे? जनरली का मतलब आपके समझने और मेरे समझाने के लिए सबसे बढ़िया शब्द कौन सा है? कैपिटल कंपैरिजन मेथड। क्योंकि हम कैपिटल को कंपेयर करके अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, दोनों को मैच करके अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, इसलिए इसको कह दिया मैंने कैपिटल कंपैरिजन मेथड। लेकिन टेक्निकली इसको कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटे, जो आपकी बैलेंस शीट होती है ना, इसी बैलेंस शीट का एक बिगाड़ा हुआ नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सर बिगाड़ा हुआ नाम क्यों कह रहे हो? अगर आपने अपनी डिटेल्ड अकाउंटिंग कर रखी है, डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए आपने सारा डेटा को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया है, पूरी आपने एंट्री बनाई है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मेंटेन कर रखे हैं, सारे कंप्लीट वाउचर हैं आपके पास में, लेजर पोस्टिंग की है, सही तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाया है, और उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, तब आप उसको बैलेंस शीट के नाम से पुकारें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास में कंप्लीट डेटा है। अगर किसी भी फिगर के ऊपर कोई भी उंगली उठाता है तो उस समय आप उसके सामने सारे सबूत रख सकते हैं, इस बात को साबित करने के लिए जो डेटा आपने रखा है, जो डेटा आपने लिखा है वो एकदम ट्रू है, सही है, इसके अंदर कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपने आधा अधूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया, डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम के हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन को आपने सेग्रीगेट नहीं किया, सही तरीके से अगर आपने अकाउंटिंग नहीं की, पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, आपके पास में अगर कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है, ना तो आपके पास में इनकम का डेटा है, ना आपके पास में एक्सपेंसेस का डेटा है, आपने ना तो इनकम रिकॉर्ड की ना तो एक्सपेंस रिकॉर्ड की, सिर्फ और सिर्फ एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, तो मैंने कहा क्योंकि आपने बेटे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं, तो इस कंडीशन में भी बनाऊंगा तो मैं बैलेंस शीट, लेकिन हेडिंग में बैलेंस शीट ना लिखूंगा, हेडिंग में लिखूंगा मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सर आप कह रहे हो बनाऊंगा मैं बैलेंस शीट लेकिन नाम लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर स्टेटमेंट के ऊपर नाम लिखा है बैलेंस शीट, तो जब भी कोई आदमी बैलेंस शीट पढ़ता है ना, तो उसके दिमाग में एक इंप्रेशन जाता है कि जिस एंटिटी की बैलेंस शीट है उसने अपनी अकाउंटिंग को डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम के हिसाब से डिटेल में मेंटेन कर रखा है। लेकिन
सेम स्टेटमेंट उसके सामने जाता है और जब वो हेडिंग में देखता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो उसके दिमाग में एक सीधा सा इंप्रेशन जाता है कि इन्होंने अपनी सारी अकाउंट्स की बुक को मेंटेन नहीं किया था, इनके पास में सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं है, आधे अधूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन थे, और उन्हीं आधे अधूरे रिकॉर्ड्स में जैसे तैसे जुगाड़ तुगाड़ करके इन्होंने अपनी बैलेंस शीट बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। तो मैंने कहा बेटे अब आपके सामने मैंने दो स्टेटमेंट रखे हैं, एक के ऊपर लिखा है बैलेंस शीट और एक के ऊपर लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बताओ कौन से स्टेटमेंट के ऊपर आपको ज्यादा भरोसा आता है? जिस स्टेटमेंट के ऊपर बैलेंस शीट लिखा हुआ है उस पर ज्यादा भरोसा है, या जिस स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको ज्यादा भरोसा आता है? सर जिसके ऊपर बैलेंस शीट लिखा है उसके ऊपर भरोसा आता है। तो बेटे मैंने कहा किस पे भरोसा आता है? तो आपने कहा सर जिस पे बैलेंस शीट लिखा आता है। अब अगर मान लो दोनों स्टेटमेंट के ऊपर मैं बैलेंस शीट लिख दूं तो सर अब तो पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नाम बदल दिया गया। होती है आपकी बैलेंस शीट ही है, यहां पर बस बैलेंस शीट की जगह हेडिंग में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिख दिया जाता है। ये अपने आप में इस बात की रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट डेटा था और उसी इनकम्प्लीट डेटा को जैसे तैसे प्रोसेस करके आपके सामने हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर दिया। अब ये आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है कि आप हमारे डेटा पे कितना भरोसा करना चाहते हैं, कितना नहीं करना चाहते, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले लें। मैंने अपना पक्ष साफ कर दिया, मैंने अपनी बात एकदम साफ तरीके से आपके सामने रख दी, मैं कहीं से आपको झूठ बोलने के फेवर में नहीं था, इसलिए नाम बदल दिया गया। बस नाम अलग पर ट्रीटमेंट वही। हाँ बेटे नाम अलग है लेकिन ट्रीटमेंट एग्जैक्टली वही होगा। जैसे आप बैलेंस शीट बचपन में बनाया करते थे, बचपन का मतलब 11th क्लास में बनाया करते थे, वैसी बैलेंस शीट आपने यहां पर भी बनानी है। ठीक है सर। अब क्योंकि यहां पर जितने भी आइटम होंगे वो आइटम कौन से होंगे सर? एक होगी एसेट, एक होगी लायबिलिटी और एक होगी कैपिटल। ये सारे के सारे आइटम किससे रिलेटेड है सर? बैलेंस शीट से रिलेटेड है, लेकिन नाम बदल दिया। मैंने कहा इस बैलेंस शीट को आज से आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के नाम से पुकारो। तो क्योंकि आप जो प्रॉफिट निकालते हैं वो उन आइटम के बेसिस पे निकालते हैं जो आइटम आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से रिलेटेड है। तो कायदे से जब आप कहते हैं कि सर एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, तो ये आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। और जब आप कहते हैं सर एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, तो ये आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। और आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को कंपेयर करके करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं, इसलिए इस मेथड को टेक्निकली कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। अच्छा ओके। इसके अंदर दो आइटम आपको एडजस्ट करने पड़ सकते हैं। सर कौन कौन से दो आइटम एडजस्ट करेंगे? अगर कभी साल के बीच में आपने कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आप उसको माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल। अगर आपने क्लोजिंग कैपिटल ले ली, अगर कोई एडिशनल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको उसे माइनस करना पड़ेगा। और अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कहीं कोई ड्राइंग की है तो ड्राइंग आप यहां पर ऐड बैक करेंगे और फिर इसमें से आप अपनी ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे। फाइनली फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब सर एडिशनल कैपिटल क्यों माइनस करवा रहे हो, ड्राइंग क्यों ऐड करवा रहे हो? कारण समझें। साल के बीच में अगर मान लो बेटे मैंने यहां पर 50,000 रुपीज की एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दी, ध्यान से सोच के बताना, सवाल पूछ रहा हूं मैं आप सभी से। मैंने साल के बीच में ड्यूरिंग द ईयर 50,000 एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर दी बिजनेस के अंदर, तो इससे मेरी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गई होगी कि कम हो गई होगी? मैं आप सभी से सवाल पूछता हूं कि अगर साल के बीच में मैंने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है तो इससे मेरी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ जाएगी कि इससे मेरी क्लोजिंग कैपिटल कम हो जाएगी, या मेरी क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सर सीधा सीधा सवाल है। आप कह रहे हो कि सर एडिशनल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया है तो जैसे ही आप एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करोगे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, इससे आपकी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गई। बात तो सही है, क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गई, लेकिन क्या ये क्लोजिंग कैपिटल मेरे कमाए हुए प्रॉफिट में से बढ़ी है? आराम से ध्यान से सोच के बताना। क्या ये 50,000 मेरी जो कैपिटल इंक्रीज हुई है, क्या वो मेरे प्रॉफिट, मेरे कमाए हुए प्रॉफिट के कारण बढ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ी। ये तो हमारी एडिशनल कैपिटल के कारण क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गई है, ये हमारे क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए मुझे इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और एक्सक्लूड करने के लिए मुझे एडिशनल कैपिटल माइनस करनी पड़ेगी। यही कारण है कि आपको ड्राइंग एडबैक करनी पड़ेगी। कारण क्या बेटे? मान लो अगर साल भर में मैंने अपने घर के खर्चों के लिए 70,000 रुपीज विदड्रॉ कर लिए, तो जब आपने 70,000 रुपीज विदड्रॉ किए तो इससे आपकी क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी कम हो चुकी है कि इससे आपकी क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी बढ़ चुकी है, या इससे आपकी क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया होगा?
सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे सर, कम हो गई होगी, सीधी बात है। अगर आपने यहाँ पे ड्राइंग कर रखी है तो ड्राइंग करने से आपकी क्लोजिंग कैपिटल ऑलरेडी पहले ही कम हो चुकी है, लेकिन ध्यान से देखो ये पैसा आपने करंट ईयर में कमाया, ये आपकी करंट ईयर की इनकम थी, लेकिन क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस हो चुका है, क्लोजिंग कैपिटल में से ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, लेकिन क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है इसलिए इसको अलग से ऐड करना जरूरी है। तो फाइनली जो फॉर्मूला आपका बनता है प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, वो बनता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग। सर कभी फॉर्मूला याद नहीं आया तो हो सकता है ना सर फॉर्मूला याद ना है। मैंने कहा अच्छा फॉर्मूला याद नहीं। एक का आप बेटे बचपन में बैलेंस शीट बनाया करते थे, बैलेंस शीट में आप अपनी कैपिटल को कुछ इस तरीके से लायबिलिटी साइड में लिखते थे, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में करंट ईयर का नेट प्रॉफिट आप ऐड किया करते थे, नेट प्रॉफिट को मैं एनपी लिख देता हूं, और इसी में से आप ड्राइंग को माइनस किया करते थे। ड्राइंग को माइनस करने के बाद फिर आपकी फाइनली कैलकुलेट होती थी क्लोजिंग कैपिटल, जिसको आप अपनी बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में लिखा करते थे। याद आया? इतना तो आप बेटे 11वीं क्लास से करते आ रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है आपके लिए। तो अगर मैं इसी की एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो आपने क्या किया, आपने बेटे अपनी ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करवा दिया, आपने अपनी ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करवा दिया, इसमें से आपने ड्राइंग्स को माइनस करवा दिया, तब जाके आपको मिली क्लोजिंग कैपिटल। मैंने कहा बस बेटे इसी मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर थोड़ी सी हेरफेर कर दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। सर हेरफेर करने का मतलब, ये जो नेट प्रॉफिट है इसको मैं यहीं छोड़ देता हूं, बाकी जितने आइटम इन सबको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूं। कर दो सर। यहां पर ओपनिंग कैपिटल पॉजिटिव है, जैसी राइट साइड में लेके जाऊंगा क्या हो जाएगी, निगेटिव। यहां पर बेटे ड्राइंग नेगेटिव है, जैसी राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अच्छा एडिशनल कैपिटल ने लिखा क्या, हाँ इसी के अंदर आप ऐड किया करते थे एडिशनल कैपिटल। तो ये जो एडिशनल कैपिटल पॉजिटिव है, जैसी लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को रीराइट करूं तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या निकला सर, क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस करा दो आप ओपनिंग कैपिटल, इसमें प्लस करा दो आप ड्राइंग्स, और इसमें से माइनस करा दो आप एडिशनल कैपिटल। बस बेटे वही चीज मैंने यहां पर आपको लिख के दिखाई है, बस मैंने आपको वर्टिकली लिख के दिखाई, और ये इसका आपका मैथमेटिकल प्रूफ है जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को या आपकी इस इक्वेशन को एकदम सही साबित कर देता है। तो इस तरीके से जब आप बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो क्योंकि आप इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल रहे हैं, आप अपनी कैपिटल को या बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अलग अलग आइटम को कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे होते हैं, तो ऐसी मेथड को कहा जाता है। हाँ सर आपकी फाउंडेशन की बुक में कुछ क्वेश्चन थे बेटे, मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि फाउंडेशन के साथ साथ इंटरमीडिएट के भी जो क्वेश्चंस हैं उनका जो छोटा रूप होता है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड जो रूप होता है, उस सिंप्लीफाइड क्वेश्चन को भी बुक में डाल दिया जाए, ताकि जब बच्चे इंटरमीडिएट में जाएं तो अचानक उनको ऐसा ना लगे कि ये भगवान ये क्या हो गया, कहाँ आ गए भगवान, चक्कर अक्कर, ऐसा ऐसा ना हो। ठीक है, बच्चे अपने आप को संभाल लें, इसीलिए कोशिश मेरी ये होती है। आप मेरी सीए फाउंडेशन की बुक में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो इंटरमीडिएट के क्वेश्चन थे, लेकिन उनके अंदर काट छांट करके उनको और सिंप्लीफाइड करके मैंने अपनी सीए फाउंडेशन की बुक में डाल रखा है। ठीक है सर, आगे चलो अब क्या है। तो ये है पहली मेथड आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। ठीक है सर, दूसरी मेथड कौन सी है, अच्छा दूसरी मेथड ये है कि बेटे आपने तो कंप्लीट अकाउंटिंग मेंटेन करी थी, आपने एसेट्स की डिटेल अकाउंटिंग करी थी, लायबिलिटी की, कैपिटल की, इनकम की, एक्सपेंसेस की, सारी डिटेल्ड अकाउंटिंग करी थी, साल भर सब कुछ सही चला। सब कुछ सही चलने के बाद आपने जर्नल एंट्री करी, लेजर पोस्टिंग करी, साल के आखिरी में लेजर पोस्टिंग के बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपना बैलेंस शीट बनाया। ये काम कहां कर चुके आप, पहली बार आपने 11वीं क्लास में वाला काम किया, दूसरी बार आपने सीए फाउंडेशन के अंदर यही काम किया। लेकिन मैंने कहा बेटे अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कतें हैं। सर क्या दिक्कत है, पूछो बताओ। मैंने कहा बेटे आपने सारी सब्सिडरी बुक मेंटेन की थी, आपने कैश बुक मेंटेन करी थी, ठीक है ना, आपने कैश बुक मेंटेन की थी, कैश बुक के साथ आपने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन की थी, आपने जर्नल प्रॉपर मेंटेन किया था, आपने लेजर बुक मेंटेन की थी। अचानक लग गई बेटे हमारे अकाउंट सेक्शन में आग। अब अकाउंट सेक्शन में आग लग गई तो बहुत सारे हमारे अकाउंटिंग के डेटा डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, हमारी परचेज बुक आधी जल गई आधी बच गई, हमारी सेल्स बुक पूरी जल के स्वाहा हो गई, हमारी परचेज बुक पूरी जल के स्वाहा हो गई, परचेज रिटर्न बुक हमारी पूरी जल के खाक हो गई, कैश बुक बेटे आधी जल गई आधी बच गई। तो ऐसी कंडीशन में अब बेटे आग लगी तो हमारे कैशियर को मौका मिल गया, उसने भी देखा आग लगी तो सब तो यही सोचेंगे आग लगी और आग में सब कुछ जल के खाक हो गया। तो हमारे अकाउंटेंट ने तिजोरी खोला, तिजोरी में जितना कैश था पूरा कैश निकाला, जेब में भरा, वही भाग गया, ताकि कल को बोलेगा कैश चोरी हो गया तो बोल दूंगा नहीं वो तो आग में जल गया।
तो सबको मौका मिल जाता है ऐसे टाइम पे। तो अब आपने डिटेल्ड अकाउंटिंग मेंटेन कर रखी थी, लेकिन क्योंकि वहां पर आग लग गई, ऐसा कुछ इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण आपके पास में डिटेल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तब भी उस कंडीशन में जो इनकम्प्लीट डेटा आपके पास में है, उस अनकम्प्लीट डेटा को, क्योंकि अर्लियर आपने डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के सारे स्टेप्स को, सारे प्रोसीजर को फॉलो किया था, इसलिए बहुत हद तक जुगाड़ तुगाड़ करके जो डेटा आपका डिस्ट्रॉय हुआ है उसको बहुत हद तक रिकवर किया जा सकता है। और अगर डेटा रिकवर किया जा सकता हो और अगर पॉसिबिलिटी हो कि सारा डेटा आप रिट्रीव कर लेंगे, तब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कैपिटल कंपैरिजन मेथड से ज्यादा अच्छी मेथड कौन सी है, डिटेल्ड अकाउंटिंग करी जाए, डिटेल में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाए, डिटेल में बैलेंस शीट बनाई जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग कंप्लीटेड अकाउंटिंग मेथड, यानी हम डिटेल में अकाउंटिंग करेंगे, कंप्लीट अकाउंटिंग करेंगे और कंप्लीट अकाउंटिंग करके हम अपने फाइनल अकाउंट को प्रेजेंट करेंगे। तो ऐसी दो मेथड है आपके सामने। कौन कौन सी दो मेथड है? दो मेथड हो गई आपकी ये, कौन कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड और कंप्लीटेड अकाउंटिंग मेथड। तो लगभग लगभग इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी थ्योरी थी वो मेरी आज की क्लास में डिस्कस हो चुकी है। मीनिंग, टाइप, प्रिपरेशन, मेथड एथड मैं आपके साथ में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। कल से हमारी क्लास के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होंगे। ठीक, अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, ताकि मैं आपको दूसरी एक इंफॉर्मेशन देनी वो दे सकूं।